हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निवेशन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने हमारे एफएम की एग्जामिनर रिपोर्ट के डिस्कशन के साथ में। तो बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं अपने एग्जाम से पहले, या आप अपनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, या आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट बुक करा रखा है, नेक्स्ट या आने वाले अटेम्प्ट में आप पेपर दे रहे हो, एक चीज़ हमेशा एग्ज़ाम से पहले, स्पेशली अगर आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, तो वो होता है कि जिस भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हो उसका जो पास्ट पेपर हुआ है उसमें एग्जामिनर्स का क्या ऑब्जर्वेशन रहा है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपसे पहले जिन लोगों ने पिछले अटेम्प्ट्स में पेपर दिए हैं उन्होंने भी कुछ मिस्टेक्स करी होंगी जो शायद हम भी हमारे आने वाले अटेम्प्ट में कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल थॉट प्रोसेस ऑफ अ स्टूडेंट जो होता है वो काफ़ी सिमिलर चलता है दोस्तों। तो एग्जामिनर रिपोर्ट को स्टडी करके हमें दो चीज़ें पता पड़ती हैं कि एक तो जो भी हमसे पहले स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने क्या मिस्टेक्स करी हैं, हम उनसे क्या चीज़ें लर्न कर सकते हैं। सेकेंडली, स्पेसिफिकली फॉर सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है उसमें बच्चों को दिक्कत आती है कि सर एग्जाम में कैसे एक्सेल को यूज करा जाएगा, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, क्या मुझे फॉर्मूले बार बार लिख करके बताने पड़ेंगे, क्या मैं एक्सेल में कैलकुलेशन कर लूंगा तो काम चल जाएगा, क्या मुझे अलग से वर्किंग बतानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। प्लस जब एग्जाम में क्वेश्चन डिस्कस करने को बोल रहा है, एक्सप्लेन करने को बोल रहा है, ठीक है, तो उनका आंसर्स किस तरीके से राइट करते हैं, प्लस वेटेज किस हिसाब से नहीं होता, कितनी बार कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, तो एग्जामिनर कितने मार्क्स किस चीज के लिए अवॉर्ड करना चाहता है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है। ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हो तो आपको एग्जामिनर रिपोर्ट्स को स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो आप जितनी हो सके उतनी एग्जामिनर रिपोर्ट्स पे, स्पेसिफिकली सेक्शन सी के लिए तो जरूर उस चीज को देखना, सेक्शन ए और बी को भी देखना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ कॉमन बेसिक मिस्टेक्स पता पड़ती है जो बच्चा एग्जाम में कर लेता है अंडर द प्रेशर। ठीक है, बट सेक्शन सी के लिए तो स्पेशली जरूरी होती है। तो चलिए बच्चों, लेटेस्ट जो हमारी एग्जामिनर रिपोर्ट हमारे पास में एफएम के लिए अवेलेबल है फॉर दिस अटेम्प्ट, वो हमारे पास में मार्च और जून की अवेलेबल है। तो इसको डिस्कस करते हैं, इसमें देखते हैं एग्जामिनर्स की क्या ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने अपने को क्या क्या चीजें बताई है। तो यहाँ पर सेक्शन ए से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उन्होंने यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस जस्ट फॉर एग्जांपल बताए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एक तो एग्जाम में पूछते हैं, सेकेंडली इनमें क्या क्या गलतियां कर सकता है एक बच्चा। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, एग्जाम्पल नंबर 1 इन्होंने दिया है, गॉल कंपनी हुज होम करेंसी इज पाउंड, ये आपको बोल रहा है कि पाउंड आपकी होम करेंसी है, रिसीव्ड एन इनवॉइस फ्रॉम अ यूरोपियन सप्लाई, द फोरकास्टेड एनुअल इन्फ्लेशन रेट इन द डोमेस्टिक करेंसी इज 5.2 पर ईयर वाइल यूरोपियन एनुअल इन्फ्लेशन, तो देखो हमारी होम करेंसी पाउंड है, ठीक है, हमारी फॉरेन करेंसी यूरोपियन है, यूरोप का इन्फ्लेशन रेट आपको दे रखा है 2.8% का, करंट स्पॉट रेट एक पाउंड इज इक्वल्स टू 1.18 यूरोज आपको बोल रखा है, पाउंड हमारी होम करेंसी, ये में ध्यान रखना है। इनवॉइस को 3 महीने के अंदर सेटल करना है, आपको एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट मतलब फ्यूचर रेट आपसे पूछिए। अब जिन लोगों को कभी फॉर्मूला याद नहीं रहे तो हमें पता है भाई ये वाला फॉर्मूला तो हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, जिन लोगों को याद नहीं आता एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कि एग्जाम में हमें किस तरीके से फॉर्मूला देखने को मिलता है। तो ये हमारी फॉर्मूला टेबल है, इसमें हम आएंगे तो ये रहा हमारे पास में परचेजिंग पावर पैरिटी का फॉर्मूला, इसमें हमारे पास में ये फॉर्मूले दे रखे हैं, एक इंटरेस्ट रेट के लिए, एक हमारे पास में इन्फ्लेशन के लिए, दोनों फॉर्मूले सेम है। अब जो आपको दे रखा हो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्यूशन में तो कोई चेंज उसका होगा नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला मुझे कहता है भाई स्पॉट रेट आज की मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ सी, सी माने काउंटर करेंसी मतलब सामने वाली करेंसी, और बी माने बेस करेंसी मतलब हमारी होम करेंसी। ठीक है साहब, तो अब चक्कर क्या है, मुझे तो यहाँ पे जो रेट दे रखी है वो पर ईयर की दे रखी है, 2.8% पर ईयर और 5.2% भी पर ईयर, बट मेरे को तो 3 मंथ्स का आंसर चाहिए, तो मुझे पहले इन्फ्लेशन रेट्स को 3 महीने के हिसाब से लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी जो होम वाली रेट है और जो हमारी काउंटर करेंसी वाली रेट है, दोनों को आपको, ये आपको 5.2 दे रखी है यहाँ पे, इसको आप 3/12 कर दो, और फॉरेन करेंसी की काउंटर करेंसी की आपको दे रखी है 2.8, इसको भी आप 3/12 कर दो, 5 ये हो जाएगा 1.3%, ये हो जाएगा 0.7%। ठीक है साहब, ये दो रेट आ गई, अब तो फॉर्मूले में इनपुट करना है। ठीक है, 1+HC अपॉन 1+HB, अब इसमें पुट कर लेते हैं। स्पॉट रेट मेरे पास में 1.18 है,
इंटू 1 प्लस 0.7% अपॉन 1 प्लस 1.3%। ये अपने को दे रखा है। अब इसको आप सॉल्व करो, आपके सामने आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। वन 1.173 आ रहा है मेरे पास में आंसर। ठीक है साहब, तो ये हमारा आंसर हो गया। फ्यूचर स्पॉट रेट हमारे पास में आ जाएगी 1.173। डन है। बस यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना था कि आपको डोमेस्टिक इन्फ्लेशन और जो काउंटर करेंसी का फॉरेन इन्फ्लेशन है, दोनों को आपको पहले 3 महीने के हिसाब से एडजस्ट करना है। फिर आप परचेजिंग पावर पैरिटी का थ्योरी फॉर्मूला लगा करके आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब देखो इन्होंने क्या बोला, क्या एरर था यहाँ पे। द मोस्ट कॉमन एरर इन्वॉल्व यूजिंग एनुअल रेदर देन 3 मंथली इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पे बच्चों ने जो सबसे कॉमन गलती करी वो क्या करी कि एनुअल रेट ही ले ली सीधी की सीधी, जबकि अपने को 3 मंथ्स का टाइम दे रखा है ना। तो पहले मुझे इंटरेस्ट रेट को या इन्फ्लेशन रेट जो भी आपको बोल रखी है, दोनों को आपको 3 मंथ्स के हिसाब से टाइम के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर 3 ईयर की जगह एनुअल होता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 5.2 और 2.8 लेके चलता। अगर 2 ईयर होता 3 ईयर होता तो अपन स्क्वायर करते हैं। 2 ईयर के लिए पावर 2 कर देंगे, 3 ईयर के लिए क्यूब कर देंगे, पावर 3 कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 1 साल से कम है तो आप पहले रेट को टाइम अपोर्शन करो, और अगर 1 ईयर से ज्यादा है तो पावर एन कर दो आप। ठीक है साहब, ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन था। बेसिक कॉमन मिस्टेक बच्चा यहाँ पे कर ही सकता है कि एनुअल रेट ले लेगा, और वही हुआ था। अब ऐसे एक और क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिक्रीजिंग नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो ये थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन लगता है कि सर गवर्नमेंट नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ को कम क्यों करना चाहेगी। तो ठीक है, अब देखो नॉर्मली तो हर गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई मेरी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंटिन्यू हो, वो बढ़ती रहे। बट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन केस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन सिचुएशंस में आप डिक्रीज करने के बारे में सोचते हो। बट देखो अपने को उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहेगी। हमें तो सिंपल दिमाग लगाना है कि अब जो ये 5 मुझे डिसीजन दे रखे, इनमें से कौन सा ऐसा डिसीजन होगा जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल दिमाग लगा लो उसके हिसाब से। तो इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सर जितना गवर्नमेंट खर्चा करती उतनी तो इकोनॉमी ग्रो करती ही करती है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये नहीं है। डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, देखो इंटरेस्ट रेट के कम करने से भी लोगों के लिए लोन सस्ता होता है, और लोन सस्ता होता है तो लोग लोन लेते हैं और इकोनॉमी में खर्चा बढ़ता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है। कंपनीज नई फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचती है, लोग नई बिग टिकट परचेज करने के बारे में सोचते हैं, घर खरीदने क्योंकि होम लोन सस्ते हो चुके हैं, कार खरीदते हैं क्योंकि कारें सस्ती हो चुकी है, मतलब लोन की रेट सस्ती हो चुकी है, तो आप बिग टिकट परचेजेस करते हो, इन सबसे ग्रोथ होती है साहब, तो ये भी नहीं हो सकता। अलाउइंग डोमेस्टिक करेंसी टू एप्रिशिएट, देखो डोमेस्टिक करेंसी के डेप्रिशिएट होने से हमारे एक्सपोर्ट्स में फायदा होता है, बट डोमेस्टिक करेंसी के एप्रिशिएट होने पर एक्सपोर्ट्स का नुकसान होता है, इंपोर्ट में आपको जरूर फायदा मिलता है। तो अगर एक्सपोर्ट नहीं ग्रो करेंगे तो इकोनॉमी भी ग्रो नहीं करेगी ना। ग्रो करने के लिए सेल बढ़ानी पड़ती है आपको, एक्सपोर्ट्स आपकी सेल है। अगर डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो महंगे हो जाएंगे, इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। तो हाँ, इससे इंक्रीज की जगह डिक्रीज होगी इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हम कह सकते हैं। इंक्रीज इन टैक्सेशन, टैक्सेशन को बढ़ाने से, यस टैक्सेशन बढ़ाने से नेट डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। नेट डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो लोग ऑटोमेटिकली खर्चा नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने उल्टा करा, जीएसटी की रेट कम करी, तो उससे क्या हुआ, टैक्सेशन कम हुआ। टैक्सेशन कम हुआ तो एकदम से कार्स में सेल बढ़ी, जो आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, इन चीज़ों की थोड़ी सी बिक्री बढ़ी। मेजर इंपैक्ट कार पे पड़ा क्योंकि वहाँ पे मेजर डिक्रीज आया था। बट सिंपल है, डिक्रीज इन टैक्सेशन से परचेज ज़्यादा हुई, सेल मतलब आप मैन्युफैक्चर ज़्यादा सेल कर पाए, इकोनॉमी में ग्रोथ हुई। बट इंक्रीज करोगे टैक्सेशन तो लोग कम परचेज करेंगे, तो इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी। तो ये है सी एंड डी। रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने से वही लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। लोग अगर के पास में पैसा होगा, जॉब होगी, तो वो खर्चा करेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो बाकी सबसे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। मेरे को डिक्रीज करना है तो आंसर सी एंड डी होना चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर भी सी एंड डी। ठीक है। तो भी थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन होता है और इसे करता है वो कभी कभी। अपने को तो सिंपल दिमाग लगाना है कि कौन सी ऐसी डिसीजन है जिनसे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, वो तो आंसर नहीं है, तो जिनसे ग्रोथ नहीं होगी वो मेरा आंसर है। ठीक है साहब, फिर एक और एग्जांपल आया था यहाँ पर। The project's forecasted cash flow give a positive NPV of 35,000 and at a discount rate of 7%, और नेगेटिव NPV दे रखी है 25 की, डिस्काउंट रेट दे रखी है 11% की।
आपको बस IRR निकालनी है साहब, सिंपल नॉर्मल अपना इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाना था, आंसर आपके सामने आ जाता। IRR के लिए हम बोलते लोअर रेट विच इज 7 प्लस NPV बाय लोअर रेट विच इज 35 डिवाइड बाय NPV बाय लोअर रेट माइनस NPV बाय हाई रेट। अब ध्यान रखना यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी गलती है, मतलब इन्होंने लिखा इस तरीके से, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। नेगेटिव NPV ऑफ 25,000 है तो ये माइनस 25,000 है, ठीक है ना। बच्चे यहाँ पे गलती से 25 लिख के आ सकते हैं और वहीं पर ही गलती हो जाती है। इनटू हायर रेट माइनस लो रेट, बस अब इसको सॉल्व करो और आपके सामने IRR आ जाएगा, सिंपल सा है। ये आपसे IRR का एप्लीकेशन पूछ रहा है, IRR कैलकुलेट करने का मेथड पूछ रहा है, सारी चीज़ें दे रखी है, अपने को बस आंसर निकालना है नॉर्मल तरीके से, ठीक है। वही IRR को इंटरपोलेशन के फॉर्मूले से निकाला, सही तरीके से निकालेंगे तो अपने पास में आंसर 9.3 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना था कि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं वापस, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ठीक है। 35,000 माइनस 25,000 लिखा होता है, तो इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो अपन बोलते हैं 7 प्लस 35,000 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 35 प्लस 25 60 हो जाएगा ये, ठीक है। इंटू 11 माइनस 7 4, इसको आप सॉल्व करोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है साहब। एक और एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। साइप्रस कंपनी इज कीन टू यूज इस्लामिक फाइनेंस फॉर फंडिंग, द बोर्ड विशेस टू ऑब्टेन द फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंस which does not entitle the capital provider to participate in the management of the company। अब आपको एक ऐसा फॉर्म ढूंढना है जिसमें जो कैपिटल प्रोवाइडर है, हमारा बैंक मतलब बेसिकली, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब मैनेजमेंट आप करोगे लेकिन पैसा वो देगा आपको। तो फिर यहाँ पे देखो, सुकुक तो डेट बॉन्ड्स की तरह होते हैं, तो वो तो हो नहीं सकता। मुराबा के अंदर हम कहते हैं कि भाई वो अपने एक तरीके से पार्टनरशिप वाला सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। मुशारका भी नहीं हो सकता, मुदारबा हो सकता है सर, ठीक है, क्योंकि मुदारबा के अंदर वो मुझे पैसे देता है, अगर मैंने बिजनेस संभाला और उससे प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, बट लॉस सारा उसका होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हाँ डी होना चाहिए। अब वो ये देखो, यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई किस तरीके से आपके काम करते हैं। तो भाई वो ये सुकुक जो है वो डेड बॉन्ड की तरह काम करता है, मुराबा एक ट्रेड क्रेडिट की तरह काम करता है, मुशारका के अंदर आप पार्टनरशिप की तरह काम करते हो, तो ये पार्टनरशिप की तरह काम हो जाता है इसके अंदर। इसमें बैंक भी आपके साथ में थोड़े बहुत डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। मुदारबा को अपन एक ट्रेड क्रेडिट की तरह कहते हैं, जहाँ पे बैंक असेट खरीदता है और आपको थोड़े से हायर प्राइस में दे देता है, तो वो जो हायर प्राइस है वो उसका इंटरेस्ट है, उसको आप टुकड़ों टुकड़ों में चुका देते हो। सुकुक के अंदर ये आपके डेड बॉन्ड्स की तरह होते हैं, लोन नोट्स जो होते हैं उसी का वर्जन है, इसके लिए सिंगापुर में बहुत फेमस है, ये हमने पढ़ा भी था अपने होया उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आपसे पैसा लेते हैं और उससे कोई असेट जनरेट करते हैं, उस असेट से जो इनकम आती है उस इनकम का प्रॉफिट शेयर आपको दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये लोन नोट्स है, तो एक ही बचा मुदारबा अपने पास में, जहां पर वो आपको कैपिटल सारी वो दे रहा है, मैनेज सारा आप कर रहे हो, मैनेजमेंट में वो हेल्प नहीं करेगा। देखो मुदारबा जो है वो तो सिर्फ एक ट्रेड क्रेडिट है, तो उसमें बैंक को आपके बिजनेस से कोई लेना नहीं है, वो आपके लिए एसेट खरीदता है और आपको महंगे में बेच देता है। जो ऊपर का बाय प्राइस और सेल प्राइस के बीच का डिफरेंस है वो उसका प्रॉफिट है, वो उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। मुशारका जो है ये और मुदारबा दोनों एक जैसे लगते हैं सुनने में, बट एक चक्कर है, मुशारका पार्टनरशिप है, उसमें आपकी भी ओनरशिप है, बैंक की भी ओनरशिप है, और दोनों मिलके बिजनेस संभालते हो। तो बैंक भी अपनी तरफ से कोई एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकता है कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह की तरह, ताकि उनका ध्यान रखा जाए। मुदारबा के अंदर वो प्योर हाथ आपको दे रहा है कि पैसे दे दिए, उसने इन्वेस्ट कर लिया, आपका बिजनेस आइडिया अच्छा लगा, अब बिजनेस आप संभालो, ठीक है साहब। तो इसमें थोड़ा सा आपको इस्लामिक फाइनेंस को लेके ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में इस्लामिक फाइनेंस को लिखने के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं और इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अपने को देखने को मिलते रहते हैं। कुछ टाइम पहले तो एक फिक्स क्वेश्चन देखने को मिल जाता था सेक्शन बी में, जहाँ पे वो कहता था राइट डाउन एनी एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, या वो बोल देता था कि ये 2 हैं, इनके बारे में आप डिटेल में नोट लिखो। तो वैसे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, प्लस एमसीक्यूज तो आपको 1-2 तो इसमें से दिख ही जाएंगे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर अब सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस उन्होंने अपने को समझाए। तो एक कंपनी है साहब अपने पास में, LSL कंपनी का, ठीक है, ये अपने बिजनेस फाइनेंस वाले एरिया में से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है साहब। आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, एक लिस्टेड कंपनी है, बोल रखा है LSL कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, उसके बैलेंस शीट का आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, नॉन करंट असेट्स हैं, करंट असेट्स में इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक दे रखा है, टोटल असेट की वैल्यू दे रखी है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स दे रखी है आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी है और करंट लाइबिलिटी दे रखी है, ठीक है साहब। It is believed that LSL company currently has lower proportion of debt than required for its optimal capital structure। हाँ, और दिख भी रहा है साहब, डेट इक्विटी रेशियो अगर आप निकालोगे अभी
तो डेट इक्विटी रेशियो 800 मतलब बुक वैल्यू के हिसाब से 800 डिवाइड बाय 1490 के हिसाब से निकलेगा, तो वो 1:1 से तो कम है। और ये तो बोल ही रहे, हिंट दे दिया कि ये इनके ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर से कम है। ट्रेडिशनल व्यू कहता है कि आप कंपनी में इतना डेट, एक पॉइंट तक अगर आप डेट इंट्रोड्यूस करते हो तो आपकी WACC कम होती है और कंपनी की वैल्यू सबसे उसमें बढ़ती है। हाँ, उस पॉइंट से अगर आपने ज़्यादा लोन ले रखा है तो फिर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, फिर KE बहुत ज़्यादा राइज करती है, और एक पॉइंट के बाद में KD, जब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस रिस्क आ जाता है, बैंकरप्सी रिस्क आ जाता है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के डेट्स होते हैं, तो KD भी बढ़ता है, उससे WACC बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो ट्रेडिशनल थ्योरी की अपन बात करते हैं, उसमें अपन कहते हैं कि भाई हमारे पास में ये KD का चार्ट होता है, एक पॉइंट के बाद बढ़ना स्टार्ट होता है, KE हमारा बढ़ता रहता है, जो हमारा WACC है वो एक बार गिरता है, बट एक पॉइंट के बाद में ये भी फिर वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जहां पर ये WACC मिनिमम होता है, यहां पर आपकी कंपनी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ट्रेडिशनल व्यू में हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा, तो उसके हिसाब से कह रहे हैं कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर से कम डेट है, मतलब एट प्रेजेंट आप कहीं यहां पर हो, आपकी करंट डेट जो है वो यहां पर है, ठीक है, कम हो, अपने ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर तक पहुंचे नहीं हो। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर काम होता है जहां पर आपकी WACC लोएस्ट होती है। अगर आपकी WACC लोएस्ट है, वो लेवल पे आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अचीव होता है, प्लस यहां पर कंपनी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, कंपनी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने को क्वेश्चन पढ़ते हुए दिमाग में आनी चाहिए कि वो बोल क्या रहा है। फिर वो बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट दैट रिक्वायर्स द टोटल फंड्स ऑफ 440 मिलियन। तो एक नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इसमें 440 मिलियन इन्वेस्ट करना है। LSL कंपनी इज कंसिडरिंग अ राइट इशू टू फाइनेंस दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब ये पैसे भी आप कहां से लाना चाहते हो, इक्विटी से लाना चाहते हो। राइट इशू इक्विटी फाइनेंस है। द प्रपोज इशू विल बी फॉर 1/6 बेसिस, तो करंट नंबर ऑफ जितने शेयर है वो हर 6 शेयर के बदले में एक नया शेयर का राइट इशू होगा, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द करंट एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस ऑफ 2.75। नॉमिनल वैल्यू पर शेयर आपको 0.50 की दे रखी है, और एट प्रेजेंट 120 मिलियन शेयर्स हैं इशू के अंदर। और अगर ध्यान से देखें तो 600 मिलियन की कैपिटल है, 1200 शेयर, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 0.50, तो आपके पास में 600 आता है, तो ये तो सही है साहब। तो अपने को नंबर ऑफ शेयर करंट शेयर दे दिया, करंट शेयर की नॉमिनल वैल्यू भी दे दी। न्यू शेयर कितने होंगे वो निकाल दूंगा, 1200 इंटू 1/6 से, तो 200 मिलियन का नया इशू होगा। और जो प्राइस है, इशू प्राइस, वो 2.75 में से 20% के डिस्काउंट पे जाएगी, जो भी मुझे दे रखा है। तो बोल रखा है द इन्वेस्टमेंट कैन नॉट कमेंस अंटिल द फंड्स आर रिसीव बाय द कंपनी। अच्छा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट कैन नॉट कमेंस अंटिल द फंड्स आर रिसीव बाय द कंपनी। इसका मतलब कंपनी के पास में रिटेन अर्निंग नहीं है, ठीक है, या तो वो एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब वो उसको एक्सटर्नल सोर्स से पैसे लेके ही आने, अब क्योंकि पैसा होता तो बिजनेस स्टार्ट कर लेते, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कैन नॉट कमेंस अंटिल द फंड्स आर रिसीव, मतलब फंड्स इंटरनली तो नहीं है, आपको कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सोर्स से लाने, जिसमें एक ऑप्शन राइट इशू का है। दो द डायरेक्टर्स आर रिलेक्टेंट टू ऑब्टेन एनी फर्दर डेट, जैसे डेट वो लेना चाहते नहीं है, एज देयर करंट लोन नोट्स आर ट्रेडिंग एट 2.5% डिस्काउंट टू देयर नॉमिनल वैल्यू ऑफ $100, ठीक है। करंट जो मार्केट वैल्यू है इनकी 2.5% का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो आपकी चल रही है वो 2.5% कम चल रही है, 100 की बजाय 100 में से 2.5% का डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, मतलब वो एट प्रेजेंट 97.5 की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है एक लोन नोट आपका, ठीक है। और डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग कंपनी में उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कंपनी के फ्यूचर को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट होते तो डेट की रेट आपकी प्राइस ज्यादा होनी चाहिए थी, बट ठीक है, इस वजह से वो रिलेक्टेंट भी ये बोलना चाहते हैं, ठीक है साहब। पर रेस तो कर सकते हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी के हिसाब से अपने को बोला हुआ है कि ऑप्टिमल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब डेट थोड़ा और लेके आ तो सकते हो, तो ऑप्शन तो है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो उसने बोला भाई साहब TRP निकालो, देखो वो तो सामने दिख ही रहा था मेरे को, राइट इशू के बारे में इतनी सारी बातचीत कर रखी है, तो ऑटोमेटिकली TRP का क्वेश्चन तो आना ही था यहाँ पे। TRP का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, हम कहते हैं भाई करंट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइड बाय करंट नंबर ऑफ शेयर, प्लस जो नेट प्रोसीड आएंगी नए इशू की, राइट इशू की, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने आप ऐड करोगे। तो आपके पास में देखो करंटली 1200 मिलियन शेयर्स है, ठीक है। अब आप न्यू शेयर कितने लाओगे पहले तो वो देख लो। तो न्यू शेयर्स, आप इन 1200 मिलियन शेयर्स को 1:6 का, 6 के बदले में एक, तो 200 मिलियन शेयर्स होंगे, तो शेयर्स तो 200 मिलियन ऐड हो जाएंगे, 200। करंट शेयर्स की वैल्यू दे रखी है 2.75, तो करंटली मेरे पास में जो 1200 शेयर है उनकी वैल्यू 2.75 ईच है। इसके अंदर मैं एक नए 200 मिलियन शेयर्स ऐड करूंगा, इनको मैं इशू करूंगा करंट प्राइस से 20% डिस्काउंट पे, तो मेरे पास में जो मेरी इशू प्राइस आने वाली है, इसमें 80% से मल्टीप्लाई, 20% डिस्काउंट है ना, इसको 80% से मल्टीप्लाई कर दो,
2.75 to 80%, 2.20, ये आपकी इशू प्राइस है। तो इन 200 मिलियन शेयर के बदले में 2.20 के हिसाब से पैसे मिलेंगे, और 200 इंटू 2.2 करोगे तो 440 हो जाएगा। हाँ, और 440 चाहिए आपको, 440 चाहिए आपको, एक्ट हो रहा है, ठीक है सर। बस अब इसको सॉल्व करना है आपको, और आपके पास में टीआरपी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे टीआरपी, तो करंट शेयर्स 1200 दे रखे हैं, 200 मिलियन शेयर नए इशू करेंगे, राइट इशू की प्राइस 2.2 है, ठीक है, उनसे आपको 440 मिलियन मिल जाएगा। ठीक है, करंट वैल्यू 1200 इंटू 2.75 से आ गई 3300, और 440 आप नए शेयर लेके आ रहे हो, तो न्यूमरेटर में 3300 प्लस 440 डिवाइड बाय 1200 प्लस 200, उसके हिसाब से आंसर 2.67 आ जाएगा। तो नॉर्मल टीआरपी का फॉर्मूला, एक क्वेश्चन टीआरपी का हमेशा आता ही आता है दोस्त एग्जाम में, टीआरपी का हमेशा ध्यान में रखना, एक फॉर्मूला हमेशा एग्जाम में देखने को अपने को मिल ही जाता है। ठीक है, इसके अंदर बोल रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 था, यूजिंग मार्केट वैल्यूज व्हाट इज द करंट फाइनेंशियल गियरिंग ऑफ एलएसएल कंपनी ऑन डेट टू इक्विटी बेसिस। मतलब मुझे डेट अपॉन इक्विटी का रेशियो निकालना है, बट डेट अपॉन इक्विटी मार्केट वैल्यू के बेसिस पे लेके चलनी है। तो शेयर्स की मार्केट वैल्यू तो मुझे पता है, करंट शेयर मेरे पास 1200 है, इंटू 2.75 की प्राइस है, तो करंट शेयर की मार्केट वैल्यू तो 3300 है, तो ये तो 3300 हो गया। ठीक है, और करंट बोला है तो नए शेयर्स को ऐड में कर देना। यहाँ गलती क्या करता है बच्चा, कितनी बार राइट इशू के बाद की ले लेता है, वो करंट पूछ रहा है, तो ये बिफोर राइट इशू की बात करी जा रही है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बिफोर राइट इशू, करंट अभी तक राइट इशू हुआ नहीं, राइट इशू प्रपोज करा जा रहा है ना दोस्त, तो करंट मतलब बिफोर राइट इशू चाहिए, तो बिफोर राइट इशू तो 3300 की वैल्यू हो गई। अब डेट की वैल्यू निकालने के लिए अपन ने यहाँ पे डेट के ये निकाले था 97.5 की वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो करंट बोरोइंग 800 मिलियन की है, ये आपकी बुक वैल्यू है, ठीक है ना, 800 मिलियन की बुक वैल्यू है। अब 800 मिलियन की बुक वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट अगर टोटल निकालनी हो, तो भाई मेरे पास में टोटलिटी में बुक वैल्यू 800 मिलियन की है, ये 2.5% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही होगी मार्केट में, तो 800 में से 2.5% माइनस कर दो, 780, ये आ गई डायरेक्ट वैल्यू। या फिर 800 मिलियन को डिवाइड करो 100 से और मल्टीप्लाई करो 97.5 से, क्योंकि एक लोन नोट 100 का होता है। तो एक और तरीका ये हो सकता है कि 800 मिलियन है, उसको डिवाइड करा 100 से, एक नंबर ऑफ लोन नोट आ गए, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मार्केट की एक की प्राइस से 97.5, उससे भी आंसर आपका 780 ही आएगा। ठीक है, तो वो जैसे आपको ठीक लगे, या सीधा 800 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दो 97.5% से, वो भी एक तरीका है। तो यहाँ पे 780 डिवाइड बाय 3300 इंटू 100 कर दो, 780 डिवाइड बाय 3300 इंटू 23.636 हो रही है, ये 23.636 समथिंग आंसर आ रहा है अपने पास में। नियरेस्ट आंसर मुझे दिख रहा है 23.6, बात खत्म, आ गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉर्मल गियरिंग निकालनी थी, बस यहाँ पे कैच क्या था, मार्केट वैल्यू और वो भी करंट, तो दो चीज समझनी थी। करंट का मतलब एक तो बिफोर राइट इशू की बात कर रहा है, और मार्केट वैल्यू को यूज करना है। यहाँ पे दो गलती हो सकती है, एक तो बच्चा ले सकता है वैल्यू के ना क्या बोले यहाँ पे मार्केट वैल्यू करंट वाली, प्लस उसमें 44 ये 440 भी ऐड कर दे, वो ले ले इक्विटी की वैल्यू, एक गलती ये कर सकता है। दूसरी वैल्यू ये कर सकता है कि मार्केट वैल्यू की जगह बुक वैल्यू ले ले, क्योंकि बुक वैल्यूज भी आपको दे रखी है डेट और इक्विटी की, तो आप यहाँ से भी डेट इक्विटी निकाल सकते हो, बट वो पूछ नहीं रहा है, वो मार्केट वैल्यू के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा है, मैं मार्केट वैल्यू लूंगा। ठीक है साहब, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे था, देखो तो यहाँ पे गलतियां भी यही थी, मोस्ट कॉमन एरर क्या हुए थे, एक तो बुक वैल्यू ले ली लोगों ने, या आपने फॉर्मूला ही डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी वाला लगा दिया, या फिर आपने रिजर्व्स को ऐड कर दिया मार्केट वैल्यू को इक्विटी निकालने के लिए। ये कुछ बेसिक मिस्टेक्स है जो बच्चों ने करी, जो अपने को नहीं करनी। ठीक है, देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में ऑलरेडी रिजर्व्स का पैसा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, ये जो रिजर्व्स है ये तो बुक वैल्यू है रिजर्व्स की, ये बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है। लेकिन जब मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहा हूं तो उसमें रिटेन अर्निंग्स और रिजर्व्स का जो भी पैसा है वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, तो अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं। एक बेसिक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों का, यहाँ पे 3300 में हो सकता है बच्चा गलती से ये रिजर्व्स या रिटेन अर्निंग को ऐड कर दे, बट ध्यान रखो मार्केट वैल्यू जो है वो ऑलरेडी ये सब चीजें देख करके चलती है, तो उसमें सब चीजों का इफेक्ट आ चुका है, तो मेरे को अलग से कुछ भी ऐड लेस नहीं करना है, सीधा मार्केट वैल्यू बोली तो काम खत्म।
बुक वैल्यू बोलता तो जरूर मैं, ऑब्वियसली बात है, मैं इक्विटी के अंदर अपने रिजर्व्स को ऐड करके चलता, बट बुक वैल्यू बोली नहीं है मेरे को, मार्केट वैल्यू बोल रही है, तो फिर मेरे को रिजर्व के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन आता है, देखो ये एग्जांपल नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल व्यू अपने देख लिया भाई, ट्रेडिशनल व्यू के अंदर हम कहते हैं कि आप एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हो, वो अपने को ध्यान रखना है, ग्राफ दिमाग में आना चाहिए ट्रेडिशनल व्यू पढ़ते से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज द मोस्ट लाइकली टू अराइज विद रिगार्ड्स टू एलएसएल कंपनीज राइट इशू। अब ट्रेडिशनल व्यू को ध्यान में रखते हुए इनमें से क्या सिचुएशन सामने आ सकती है अगर आपने राइट इशू करा तो। देखो राइट इशू करा तो क्या होगा, अब समझो ट्रेडिशनल व्यू अपने को क्या कहता है कि भाई जब भी डेट आता है, जब डेट नया आता है तो केई राइज करती है, डेट के आने पर केई में इंक्रीमेंट होता है, और 1 पॉइंट के बाद में डब्ल्यूसीसी कम होती है और 1 पॉइंट के बाद में जाके बढ़ जाती है। जो लोएस्ट रेट है डब्ल्यूसीसी की वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू या ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। बट केई बढ़ती किसके बेसिस पे, डेट आने से। यहाँ पे डेट तो आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो राइट इशू आ रहा है, इसका मतलब नो इंक्रीज इन केई, केई बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता है, केई इंक्रीजेस, ट्रेडिशनल व्यू कहता है केई इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेट। यहाँ पे डेट तो आ ही नहीं रहा है, तो केई नहीं बढ़ेगी, ये मेरे को ध्यान में रखना है। ये बोल रहा है एज द एलएसएल कंपनी इंक्रीजेस द इक्विटी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इट्स डब्ल्यूएसीसी विल राइज। आप इक्विटी बढ़ा रहे हो तो आपकी डब्ल्यूएसीसी बढ़ेगी, इंक्रीजेस द इक्विटी। हाँ वेट तो बढ़ ही रहा है, आपके पास में पहले 1200 शेयर थे, अब आपके पास में जो है वो 1400 शेयर्स हो जाएंगे, और मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी देखोगे तो वेट बढ़ेगा आपका, तो वेट बढ़ जाएगा केडी का। हम डब्ल्यूएसीसी निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे साहब, मैंने वो अपना टेबल वाला मेथड लगाएंगे अपना एक्सेल वाला, तो के जो होगी और के डी जो होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे वेट से, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट से, उनको वेट मानेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पे वेट तो बढ़ेगा साहब, इक्विटी का अमाउंट बढ़ जाएगा ओवरऑल, तो डब्ल्यूसीसी बढ़ जाएगी आपकी, ये तो सही लग रहा है। इन डेट इन्वेस्टर विल बी एंशियस एज देयर इज इंक्रीज इन इक्विटी एंड डिमांड हाई रिटर्न। नहीं साहब, उल्टा बोल रखा है, डेट बढ़ने से इक्विटी वालों को रिस्क बढ़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है, उनकी एंजाइटी बढ़ रही है कि डेट वाले सारे पैसा ले जाएंगे, मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पैसा सबसे लास्ट में मिलता है, तो ये तो नहीं हो सकता। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल राइज एज देयर इज मोर इक्विटी इन्वेस्टर। नहीं साहब, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में चेंज नहीं होगा, डेट नहीं आया, डेट आने पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती है, तो ये तो नहीं हो सकता। एंड ऑप्टिमल कैश कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी अचीव ड्यू टू रिडक्शन इन डेट प्रोपोर्शन। ना साहब, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर लाने के लिए डेट बढ़ाना होता है, डेट तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये तीनों ही गलत है। अगर मान लो चलो तुम्हें फर्स्ट वाला समझ में नहीं भी आया एक बार के लिए कि भाई एक वेट की तरफ इशारा कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो बाकी तीनों गलत है, तो ऑटोमेटिकली ए सही है। कभी कभी ये भी होता है एग्जाम में कि आपको अगर फर्स्ट वाला मतलब ऑप्शन पढ़ के समझ नहीं आ रहा है तो रिडक्शन थ्योरी लगाओ कि क्या तो नहीं हो सकता, उसके बाद में सोचो, ठीक है साहब। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बच्चे जरूर हो सकते हैं कंफ्यूज। करेक्ट आंसर ए ही है यहाँ पे। तो कहते भाई LSL companies currently has a lower proportion of debt than required for reaching its optimal capital structure based on traditional view of capital structure. Increasing equity further would move the company away rather than close to the optimal structure. As a result, its WACC would rise. ये चीज आपने को बोल रखी है। आंसर भी इनकरेक्ट है, बस जस्ट अपोजिट बोल रखा है। देखिए, इंक्रीज इन इक्विटी विल नॉट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क एक्सपोजर। डेट के बढ़ने पर फाइनेंशियल रिस्क का एक्सपोजर बढ़ता है, उससे केई की डिमांड बढ़ती है। सी भी इनकरेक्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज लाइकली टू फॉल ड्यू टू रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क, या फिर नहीं भी बढ़ेगी, मतलब फॉल करे नहीं करे लेकिन एटलीस्ट बढ़ेगी तो नहीं, इतना तो मुझे पता है। एंड एज अ इंक्रीज इन इक्विटी वुड गिव कंपनी अवे रेदर देन क्लोजर टू। हाँ बिल्कुल, इंक्रीज इन इक्विटी से तो दूर जाएंगे अपन, तो देन ये तीनों इनकरेक्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मोदी गिलानी मिलर व्यू की बात कर रहा है विथ नो टैक्स रिलीफ, तो नो टैक्सेशन वाला, तो भाई इसका चार्ट दिमाग में आना चाहिए मेरे। ये कहता है कि भाई केडी जो है वो अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो केई बढ़ जाता है, और केई इतना बढ़ता है कि डब्ल्यूसीसी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। डब्ल्यूएसीसी जो है वो फ्लैट रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जितना केडी का फायदा हो रहा होगा उतना ही केई बढ़ जाएगा, तो डब्ल्यूएसीसी में कोई गिरावट नहीं होगी विदाउट टैक्स में। विद टैक्स के अंदर ये बिल्कुल उल्टा बोलता है कि डब्ल्यूसीसी गिरता ही रहता है केडी बढ़ने से, ठीक है ना। यहाँ पे है, अब अपने को बोला इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट दे रहे कौन सा करेक्ट है। WACC will increase as a consequence of right issue due to the introduction of more expensive equity. WACC will rise as a consequence of right issue due to the introduction of more expensive equity. नहीं साहब, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच के अंदर नए राइट इशू लाने से, ठीक है, और यह लिखा है एज इंट्रोडक्शन ऑफ मोर एक्सपेंसिव। नहीं साहब, क्योंकि केई जो है वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है,
ठीक है, के सेम रहेगा तो डब्ल्यूसीसी पे चेंज कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मोदी ग्लैंड मिलर भी ये कहता है कि केडी के आने पर के बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे तो राइट इशू है, ये खुद इक्विटी है, इक्विटी में इक्विटी ऐड करोगे तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और डब्ल्यूसीसी कभी भी मोदी ग्लैंड मिलर अप्रोच में बढ़ती ही नहीं है, डब्ल्यूसीसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो डब्ल्यूसीसी नेवर राइजेस, ये विल राइज ही गलत स्टेटमेंट है। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में तो हम कहते हैं डब्ल्यूसीसी जो है वो कांस्टेंट रहती है नो टैक्स के अंदर, विद टैक्स के अंदर गिरती रहती है। तो ये लाइन ही गलत है, डब्ल्यूसीसी बढ़ती नहीं। मोदी गिलानी मिलर कहता है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, आप उससे अपनी डब्ल्यूसीसी को या कंपनी की मार्केट वैल्यू को इंपैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, और फिर डब्ल्यूसीसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। यस, ये ट्रू है। मोदी गिलानी मिलर यही कहता है कि भाई डब्ल्यूसीसी जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करती है। तो टू ओनली सही है, करेक्ट आंसर बी साहब, सेकंड ओनली। ठीक है ना, तो ये अब आपको दिमाग लगाने वाली चीज थी कि आपको मोदी गिलानी मिलर अप्रोच पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 5 मैं क्या कह रहा देखो, द राइट इशू हैज बीन डिलेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसर्टेन इक्विटी मार्केट। एट प्रेजेंट इक्विटी मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही, इसलिए हमने इस राइट इशू को थोड़ा डिले करने के बारे में सोचा। द ऑपरेशन डायरेक्टर हैज आस्क्ड व्हाई एलएसएल कंपनी कैन नॉट फाइनेंस द प्रोजेक्ट यूजिंग रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग से क्यों हम इसको फाइनेंस नहीं कर सकते? Which of the following statement explains why the suggestion to use retained earning is not possible? आपको बताना इनमें से कौन सा एक्सप्लेनेशन आपको सजेस्ट करता है कि रिटर्न अर्निंग को आप यूज नहीं कर सकते। देखो, रिटर्न अर्निंग्स के लिए अपने को एक हिंट तो ये दे रखा था स्टार्टिंग में। ठीक है, ठीक है, रिटर्न अर्निंग तो कंपनी के पास में है बट कैश नहीं है बैंक में। देखो, ये रिटर्न अर्निंग होने से काफी नहीं होता। रिटर्न अर्निंग तो 890 की है, तो रिटर्न अर्निंग तो बहुत सारी है बट उसके लिए लिक्विडिटी चाहिए, कैश नहीं है, बैंक नहीं है। रिटर्न अर्निंग अपने आप में 890 है, वो बोल रहा है 440 का इन्वेस्टमेंट है, 890 में से पे कर दो। अरे रिटर्न अर्निंग सिर्फ एक बुक फिगर है, वो जब तक कैश में नहीं पड़ा हो तब तक किसी काम का नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो कौन से स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। दे कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस, दे कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस आर अवेलेबल। दे आर हिस्टोरिक फिगर विच डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल लिक्विडिटी। हाँ, ये रहा। ठीक है, ये सिर्फ पास्ट का, वैसे फिगर गलत लिखा है, प्रॉफिट फिगर होना चाहिए, हिस्टोरिक प्रॉफिट फिगर्स है विच डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल लिक्विड फंड्स अवेलेबल। यस भाई, रिटेन अर्निंग होना और लिक्विडिटी होने में फर्क है। ठीक है ना, और ये तो भाई हम ऐसा कुछ नहीं कि दे कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल। उल्टा हम कहते हैं कि अगर रिटर्न अर्निंग है तो पहले रिटर्न अर्निंग को यूज करो क्योंकि वो चीपेस्ट है, तो इसलिए ये तो गलती है। दे बिलोंग टू इक्विटी इन्वेस्टर एंड कैन नॉट बी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ना साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड दे विल बी रिक्वायर्ड टू रिपे द लॉन्ग टर्म बोरिंग। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई आप रिटर्न अर्निंग से सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग रिपे कर सकते हो। ना साहब, तो सिर्फ बी सही है, ये हिस्टोरिक फिगर है साहब। इट डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल लिक्विड फंड्स। वही जितने रिटर्न अर्निंग है उतना कैश हो ये जरूरी नहीं है, और कैश होना इंपॉर्टेंट है, खर्चा कैश में करना पड़ता है। ठीक है साहब, तो करेक्ट आंसर बी है ना साहब। ये अपना सेक्शन बी का एक क्वेश्चन। अब सेक्शन सी के लिए भी इन्होंने अपने को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, और सेक्शन सी में ही मेन अपने को पता पड़ता है कि भाई एग्जामिनर जो है वो क्या मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जाम के अंदर। तो जैसे एक क्वेश्चन था, सुलू कंपनी का क्वेश्चन ये आया था। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। हमें पता है फर्स्ट जो क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो अपने को वर्किंग कैपिटल, डेट, बिजनेस वैल्यूएशन और कॉस्ट ऑफ जो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है, उन तीनों में से मिक्स होकर के बनता है। फर्स्ट वाला जो है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से मिक्स होकर बनता है। ये अपने को थोड़ा सा आइडिया है, तो इसको अपने को ध्यान में रखना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को लेकर के आया है। द फॉलोइंग कवर्स द फॉलोइंग एरियाज। आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट रिलेवेंट कैश फ्लोज फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पार्ट ए। तो अपने को एनपीवी रिलेवेंट कैश फ्लो निकालना था सबसे पहले, उसके बेसिस पे फिर आपको पार्ट ए में एनपीवी निकालनी। तो पहले आपको रिलेवेंट कैश फ्लो की जरूरत थी, फिर आपको एनपीवी निकालना। रिलेवेंट कैश फ्लो के लिए अपने को ध्यान क्या रखना था, तीन चीजें साहब। इट शुड बी फर्स्ट कैश, इट शुड बी फ्यूचर एंड इट शुड बी इंक्रीमेंटल। ये तीन चीजें ध्यान रखोगे तो हमारे लिए रिलेवेंट होता है। फिर इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट डिसीजन अंदर सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग इंक्लूडिंग द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना था, तो एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है। डिविजिबल प्रोजेक्ट्स के लिए तो अपन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ही यूज करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में रीजंस फॉर कैपिटल राशनिंग अपने को तो ये डिस्कस करना था, मतलब ये थ्योरेटिकल पार्ट था इसका। और आरओसी को लेकर के भी एक डिस्कशन पूछा, डिस्कस इट्स यूजफुलनेस एज एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड। आरओसी अपने काम का है नहीं, उसको लेके भी तो दो थ्योरेटिकल पार्ट थे, दो प्रैक्टिकल पार्ट थे। मतलब एक प्रैक्टिकल पार्ट था पार्ट ए, पार्ट बी में थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा थ्योरी, और पार्ट सी जो था वो थ्योरी का था, पार्ट डी जो था वो थ्योरी का था।
अब सुलू कंपनी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि सुलू कंपनी इज अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड इज कंसीडरिंग टू डिसीजन, दो ऑप्शन है आपके पास में। पहला डिसीजन वन है विच कंसीडर्स वेदर और नॉट टू गो अहेड विद अ न्यू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच बाय कैलकुलेटिंग द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, वाइल डिसीजन टू कंसीडर्स द ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट प्लान व्हेन फेस्ड विद अ लिमिट ऑफ 2.1 मिलियन ड्यू टू हार्ड कैपिटल राशनिंग। अच्छा, दूसरे में आपकी हार्ड कैपिटल राशनिंग, फर्स्ट के अंदर कुछ बात नहीं, तो फर्स्ट वाला तो नॉर्मल एनपीवी निकालने का काम था, सेकंड वाले के अंदर सारी वो डिस्कशन कराएगा आपसे। एंड a discussion of the reasons for hard capital rationing is then required before finally a requirement for discussion of the usefulness of ROC। ठीक है, तो ये अपने को दो चीजें ऊपर बोल रखी थी, ये तीन चीजें आपसे मांगी, इन्हीं को उन्होंने वापस रीट्रेट करा। अब पहला पार्ट 6 मार्क्स का था जहां पर आपको एनपीवी कैलकुलेट करने को बोला जा रहा था एंड कमेंट ऑन योर रिजल्ट था। ये कमेंट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स मिलता है इसका। और कमेंट करके सिर्फ आपको ये बताना है एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। कमेंट से मेरा मतलब क्या है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एनपीवी के बेसिस पे आपको एक्सेप्ट करना है प्रोजेक्ट को या रिजेक्ट करना है, और ये इसके 1 मार्क्स मिलते हैं, मतलब बाकी कैलकुलेशन के 5 मार्क्स है, 6 में से कैलकुलेशन के वो दे रहा है आपको 5 मार्क्स, 1 मार्क्स हमेशा कमेंट का होता है, और कमेंट जो है वो सबसे ईजी है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारे एनपीवी गलत आ रही है, लेट से एनपीवी आनी चाहिए पॉजिटिव, तुम्हारे लिए नेगेटिव, लेकिन अगर तुमने उस नेगेटिव एनपीवी के बिहाफ पे अगर कमेंट सही दिया है कि हाँ भाई मेरी एनपीवी आ रही है उसके हिसाब से रिजेक्ट होना चाहिए, तो भी तुम्हें ये 1 मार्क्स मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें समझनी है। तुमने अगर एनपीवी गलत निकाली, मान लो होना चाहिए था एक्सेप्ट, लेकिन अपनी एनपीवी गलत आ रही है और अपने को लग रहा है रिजेक्ट, लेकिन अगर मैंने उस एनपीवी की कैलकुलेशन के हिसाब से करेक्ट कमेंट करा है तो भी मुझे मार्क्स देता है वो कहता है भाई तुमने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से तो सही कमेंट करा है, तो मैं तुम्हें कमेंट के मार्क्स तो दूंगा। कमेंट कैलकुलेशन पर बेस करना था, अब कमेंट ओवरऑल क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्वेश्चन सही करा गलत करा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने जो सॉल्यूशन करा है उसके हिसाब से अगर कमेंट सही है तो 1 मार्क्स मिलते हैं। तो ये समझना है मार्किंग स्कीम में। अब बच्चे कहते हैं सर थ्योरी में तो वो मार्क्स नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं दोस्त, वो मार्क्स देते हैं, अपन मार्क्स लेना नहीं चाहते हैं बस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है द फुल सॉल्यूशन, तो आप इसी से प्लेटफॉर्म पे जाके पास्ट पेपर में आपको मिल ही जाएगा, वो आपको करेक्ट अप्रोच बता देगा which should be studied rather than repeat all workings. There are few points worth noting about this requirement. पहला तो क्या था, case stems provides the forecasted loss and profit before taxation figure। ओहो, इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखे थे तो आपको कैश फ्लो में कन्वर्ट करना था। प्रॉफिट एंड लॉस में से सारे नॉन कैश आइटम्स को अपन एड बैक कर लेते हैं तो उसके अपने पास में कैश फ्लो आता है, वो ध्यान रखना है। Whilst the requirement is to calculate NPV, therefore it is imperative for the candidates to recognize the NPV is a discounted cash flow technique and therefore वही loss and profit figures needs to be adjusted of any sunk cost or non-cash items included in arriving at the profit and loss figure। अब आपको फोरकास्ट लॉस दे रखा था फर्स्ट ईयर में लॉस दे रखा था, लेकिन ये था आफ्टर द अमोर्टाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसके लिए बोला था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 4 ईयर के लिए स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आप अमोर्टाइज करोगे, 2 लाख का खर्चा है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 4 50,000 का खर्चा है, 50,000 आपको एड बैक करना था, 75 के लॉस की जगह वो 25 का लॉस बचता, एंड सो देयरफॉर वही 50,000 नीडेड टू बी एडेड बैक। Also, the forecast loss in year 1 is after charging depreciation on production machinery costing 6 lakh on a straight line basis over 4 year। अच्छा, तो ये और सुनो बहुत अच्छी चीज है, एक तो डेप्रिसिएशन के बाद है, बट डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, तो फिर मुझे यहाँ पे अपने वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं कैसे इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लेके जाऊंगा, सीधा स्ट्रेट लाइन बेसिस है तो डिवाइड बाय 4, तो 1,50,000 निकल के आएगा, 6 लाख डिवाइड बाय 4, तो 1,50,000 भी एड बैक करना पड़ेगा। तो आपका जो रिलेवेंट कैश फ्लो निकल के आएगा वो 75 का लॉस प्लस 50, तो 25 का लॉस बचा, उसमें 150 और ऐड करो तो 125 का प्रॉफिट हुआ। और ये कैलकुलेशन आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर चारों के लिए करनी है। अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों ने ऐसा नहीं करा, सॉरी मेनी कैंडिडेट ने नहीं करा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं करा, तो गलती कर दी। Candidate needs to take care when executing tax liability computation. Too many occasions here the direction of cash flow was not correct in all years, तो इससे incorrect tax payment भी आया, सही बहुत इसी बात है। अब देखो पता है, ये भी आपको देखना है कि आपने चलो मान लो कैश फ्लो गलत निकाला, बट अगर आपने अपने कैश फ्लो के हिसाब से टैक्स का एडजस्टमेंट सही करा है तो टैक्स एडजस्टमेंट के जो 1 मार्क्स है वो आपको मिलेंगे। वो ये कहते हैं कि भाई देखो तुमने जो वैल्यू निकाल दी, गलत कैश फ्लो निकाला, उसके मार्क्स मैंने काट दिए, बट अब उसके बाद वाले स्टेप्स के मार्क्स मैं नहीं काटूंगा अगर तुम उन कैलकुलेशन के हिसाब से सही काम कर रहे हो तो कहते हैं वेयर कैंडिडेट्स ओन फिगर्स शोड अ नेगेटिव, हुई किसी ने अगर गलती से सही कैलकुलेशन नहीं करी तो उसका अगर नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया तो फिर भाई साहब नेगेटिव कैश फ्लो में जो टैक्स है वो लेस नहीं होता है, टैक्स ऐड होता है, क्योंकि लॉस हो रहा है ना, आपको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है एक तरीके से। तो देन टैक्स रिलीफ कुड बी क्लेम्ड, वही टैक्स रिलीफ आप क्लेम कर सकते थे। एज सुलू कंपनी स्टेटेड एज बीइंग अ प्रॉफिटेबल कंपनी, तो टैक्स का उसको रिलीफ मिलता है अगर खर्चा है तो, और इनकम पे करना पड़ता है। This has been shown, this should be shown as an inflow
इन द टैक्स लायबिलिटी रो। वही अगर आपका नेगेटिव कैश फ्लो है तो उस पर आपको टैक्स का फिर बेनिफिट मिलेगा, पॉजिटिव है तो टैक्स माइनस करना था। लेकिन वही अगर किसी ने मान लो गलती से नेगेटिव कैश फ्लो ले लिया, वो लॉस को फिगर को ले लिया, और उसने अगर फिर टैक्स इनफ्लो को ऐड करा है तो भी मार्क्स मिल रहे हैं उसको, ये कहना चाहते तो मार्क्स बांट रहे हैं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं वो मार्क्स गलत कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर बार के बोल रखा है द केस स्टेम इज क्लियर दैट मशीनरी इज एलिजिबल फॉर 100% इनिशियल टैक्स अलाउंस इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये इन्होंने साहब बोला कि मशीन के ऊपर फर्स्ट ईयर में आपको पूरा अलाउंस मिल जाएगा। तो जैसे टैक्स के अंदर अपन AIA पढ़ते हैं, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 100% रिडक्शन मिल जाता है 1 मिलियन तक के खर्चे तक का। इन्होंने बोला कि सीधा 100% मान लो, तो फिर टैक्स का बेनिफिट TAD भी फर्स्ट ईयर में ही है पूरा का पूरा। तो 6 लाख की एसेट थी, उस पर 20% की टैक्स रेट है, तो 1,20,000, उसका 100% आपको जो बेनिफिट है वो फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे अलग से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे TAD निकालने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा गलती कर सकता है। ठीक है साहब, तो 6 लाख के ऊपर आपको 100% रिडक्शन मिला, तो 100% बेनिफिट आपने डिप्रेशन ले लिया फर्स्ट ईयर में, उसका 20% टैक्स रेट के हिसाब से 1,20,000 का बेनिफिट है TAD, सीधा TAD फर्स्ट ईयर के लिए आया है। अब वो जरूर देख लेना कि भाई जो टैक्स रिलीफ है वो फर्स्ट ईयर में मिल रहा है, सेम ईयर में मिल रहा है। यहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से लग रहा है शायद सेम ईयर बोला होगा, इसलिए उन्होंने ईयर 1 लिखा है, बट अगर हो सकता है अगर 1 साल बाद बोलता तो मैं ईयर 2 में ऐड करता, वो जरूर मुझे ध्यान रखना होगा टाइमिंग का। ठीक है, प्लस फाइनली क्या हुआ, सम कैंडिडेट डिड नॉट प्रोवाइड अ कमेंट ऑन द रिजल्ट देयर बाय फेलिंग टू गेन अ पोटेंशियली स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 मार्क्स। वही कहा देखो, अब तुम्हारा आंसर अगर नेगेटिव NPV आ रहा है तो भी तुमने लिखा रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, तो वो तुम्हारी कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हारा कमेंट सही है तो तुम्हें 1 मार्क्स दे रहा है। अब बच्चे कमेंट करना भूल गए, अब लिखा था क्वेश्चन में कमेंट, तो कमेंट का 1 मार्क्स है। कमेंट नहीं करोगे और आपने पूरा आंसर सही करा तो भी आपको 6 में से 5 ही मिलेंगे, कमेंट का 1 मार्क्स मिलेगा ही नहीं। और गलत करने पर भी कमेंट सही दिखा है, ठीक है, आपका आंसर आ रहा है कि आपके हिसाब से NPV कैलकुलेशन गलत है, बट उसके हिसाब से रिजेक्ट करना है तो आपने रिजेक्ट लिखा है तो 1 मार्क्स मिल रहा है। तो कैलकुलेशन गलत होते हुए भी 1 मार्क्स कमा सकते हो, और टैक्स के अंदर भी कैलकुलेशन गलत होते हुए भी मार्क्स मिल सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ACCA स्टेप के मार्क्स देता है और बहुत अच्छे तरीके से देता है। अगर फर्स्ट स्टेप गलत है लेकिन आपने उस गलत स्टेप के हिसाब से सही कैलकुलेशन करी तो बाकी के स्टेप के पूरे मार्क्स मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे बच्चा अगर सही से काम करे तो मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स ही कट रहे हैं उसके, बाकी सब सही वो कर सकता है। वो चाहे भाई गलत कैलकुलेशन पे भी 4 मार्क्स ले सकता है टेक्निकली आप, तो ये आपको मार्क्स दे रहे हैं, मार्क्स कट नहीं रहे। उसके अलावा फिर एक और दिक्कत जो उन्हें फेस कर देखने को मिली वो है बच्चों ने स्प्रेडशीट को सही से यूज नहीं करा। साहब सेक्शन C का क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशंस करनी है, आप स्प्रेडशीट से कराओ। अब उन्होंने देखो एग्जांपल भी दे रखे हैं कि भाई देखो आपको जैसे टैक्स की कैलकुलेशन करनी थी 20% की, तो जो भी आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रहा है उसको आप सीधा 20% से मल्टीप्लाई करो और नेगेटिव लिखो, क्योंकि माइनस करना है आपको नीचे जाकर के उस चीज़ को, पॉजिटिव पर नेगेटिव होगा और नेगेटिव पर पॉजिटिव होगा। तो उन्होंने कहा आप फॉर्मुले से निकालो ना, आप हाथ से क्यों निकाल रहे हो। ठीक है, तो इससे आपके, और उसको ड्रैग कर लो, बाद में बोला इस फॉर्मुले को आप कॉपी पेस्ट कर लो, तो एक सेल में लगाओगे, कॉपी पेस्ट करोगे, टाइम बचेगा, कैलकुलेशन आएगी, कैलकुलेशन सही भी आएगी। ठीक है, और NPV निकालने के लिए भी इन्होंने कहा कि आप NPV का फॉर्मुला लगाओ ना सब। NPV से हमें पता है, जैसे यहाँ पे आपने सारी चीजें लिखी, TAD लिखा, ये आपके पास में टैक्स फ्लो, ये भी सम से आएगा, ये जो टैक्स नेट फ्लो आएगा ना, ये भी आप इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन C3:C6 एक बार लगाओ और आगे कॉपी पेस्ट कर दो, उससे सम आ जाएगा आपका पूरा। ठीक है, फर्स्ट वाले में तो B में लगाओगे, फिर C में भी लगा, फिर वही फॉर्मुला C तक आगे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और बाद में NPV निकालने के लिए भी फॉर्मुला लगा रहे हैं। देखो NPV का जो फॉर्मुला एक्सेल वाला वो मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दे देता है, तो मुझे यहाँ पे मिल जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो मैं अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकाल नहीं रहा हूँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर दिखाने की भी जरूरत नहीं। वो कह रहा है मत दिखाओ, तुम फॉर्मुले से करो, मैं कमाल लूंगा, तुमने सही करा है। इतनी हेल्प कर रहा है साहब टाइम बचाने के लिए। और इससे प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आएगी, इसमें आपको 6 लाख माइनस करने, तो उसने कहा कि आप सम का फॉर्मुला लगा लो, तो सम करने से वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पॉजिटिव आएगी। ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एडजस्ट करके माइनस ही कर देगा ऑटोमेटिकली। आप इस फॉर्मुले से भी कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकाल लो इस फॉर्मुले से, और उसमें से B7 को अलग से माइनस करके NPV का आंसर लिख लो, तो भी आ जाता है आपका आंसर। एग्जाम में वो कह रहे हैं साहब आप फॉर्मुले लगाओ ना, क्या दिक्कत है। ठीक है साहब, अब वो ये भी कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे NPV फॉर्मुले से लिखोगे थोड़ा सा अलग आएगी एज कंपेयर टू अगर आप टैक्स टेबल्स के हिसाब से निकालोगे, चलेगा। वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, मैं आपको पूरे मार्क्स दूंगा। ये जो सजेस्टेड आंसर है ये उसने टैक्स टेबल से निकाला, ये अपने टेबल से निकाला है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स को यूज करते हुए। ठीक है, जो अपनी प्रेजेंट वैल्यू की टेबल है उसकी वैल्यूज को यूज करते हुए निकाला होगा, तो उससे आंसर अलग आ रहा है। वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी ने टेबल की वैल्यू यूज नहीं करी और फॉर्मुले से निकाला तो भी मैं पूरे मार्क्स देने को तैयार हूँ। अरे यार दोस्त, इससे बेटर तो क्या देगा वो आपको। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था इसी का, सुलू वाले का, 5 मार्क्स का था। इसमें था डिसीजन 2, जहां पर अपने को बोल रखा था कि 1.2 मिलियन की हार्ड कैपिटल राशनिंग है, 2.1 मिलियन की हार्ड कैपिटल राशनिंग है, 1.2 ने 2.1 मिलियन की हार्ड कैपिटल राशनिंग है।
उसको लेके अपने पास में रिक्वायरमेंट थी। सेकंड 5 मार्क्स में बोल रखा है डिटरमाइन द ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट प्लान। अब देखो अपने को क्वेश्चन बोला है डिविजिबल प्रोजेक्ट है, तो मुझे पहले तो पीआई निकालने थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना। सबसे पहले तो 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो डिविजिबल है एंड नॉन रिपीटेबल है, तो इसका मतलब आपको पीआई मेथड लगाना है और उसके हिसाब से इनको रैंक करना है, और जो सबसे बेस्ट रैंक है उसको पहले सेलेक्ट करना है। और डिविजिबल प्रोजेक्ट है तो आप पार्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप पार्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एक और लाइन लिखिए, प्रोजेक्ट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ए और बी को साथ में सेलेक्ट नहीं कर दिया, तो ए सेलेक्ट होगा या बी होगा। तो आपको देखना है किसकी रैंकिंग बेटर है, जिसकी रैंकिंग बेटर है उसको सेलेक्ट करो, दूसरे को रिजेक्ट कर दो। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने क्या करा, एज प्रोजेक्ट सिंस प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल कैंडिडेट अटेम्प्टिंग ट्रायल एंड एरर एक्सरसाइज ऑफ ऑल्टरनेट पैकेजेस ऑफ होल प्रोजेक्ट्स बट टेकिंग एन इनकरेक्ट अप्रोच सुटेबल फॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। आंसर इससे भी आ जाएगा ट्रायल एंड एरर से, बट बहुत टाइम लगेगा दोस्तों उसमें। आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन पे काम करोगे, बेटर है आपको बोलेगा डिविजिबल है पीआई निकालो, रैंकिंग करो, ए और बी को साथ में चूज मत करना, तो जिसकी रैंकिंग बेटर है उसको सेलेक्ट कर दो, दूसरे को अपने आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है। Furthermore, the mutually exclusivity of project A and B means that it is not possible to invest in both projects. Some candidate either did not read this or did not understand this. This was perhaps illustrated by some candidate writing mutually exclusive in their spreadsheet, but then proceeding to include both project. उनको लगा mutually exclusive नाम है, उन्होंने लिख दिया प्रोजेक्ट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रोजेक्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसे थोड़ा करना है दोस्त। यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट आपको पीआई निकालनी है। पीआई निकालने के लिए एनपीवी को आप डिवाइड कर सकते हो अपने इनिशियल आउटले, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, उससे आएगा। फिर रैंक करो, रैंक करने के बाद में जो हाईएस्ट पीआई टू लोएस्ट पीआई रैंक करो, उसके हिसाब से बेस्ट को सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट सी जो है उसकी नेगेटिव एनपीवी थी, उसको तो रूल आउट कर देंगे। ए और बी को साथ में ले नहीं सकते, और बाकी के ए बी 5 प्रोजेक्ट, तो ए बी सी डी ई, इनमें से सी चला गया तो ए बी डी और ई बचे। अब इनमें से जिसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा उसको बेस्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डी की सबसे ज़्यादा अच्छी थी तो उसको सेलेक्ट कर लिया। सेकंड नंबर पे बी आ रहा था तो बी को सेलेक्ट करा, तो ए को रिजेक्ट करा, और फिर बचा हुआ जो पैसा है वो आप रिमेनिंग प्रोजेक्ट में डाल सकते हो जैसे भी आपको लगेगा, ठीक है ना। तो थर्ड रैंक प्रोजेक्ट इज ए, बट वो पॉसिबल नहीं क्योंकि आप ए में पैसा लगा चुके हो देयर, ठीक है। तो आपको इससे अपने को ध्यान रखना है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है तो ए को तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, बिगर बी को सेलेक्ट कर लिया। तो देयरफॉर वी प्रोसीड टू इन्वेस्ट इन फोर्थ रैंक प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट ई था। ए अपने डी में करा, बी में करा, ए में कर नहीं सकते, सी में करना नहीं, तो ई बच गया। अब चक्कर क्या है, ई में 6 लाख का आउटले, बट पैसे मेरे पास में कम बच रहे। पैसे मेरे पास में क्योंकि प्रोजेक्ट डी में 8.5 लाख रुपए लग गए और प्रोजेक्ट बी में 1.8 लग गए। 2.1 में से, अच्छा 2.1 में से मतलब डी और बी को मिला के, डी के अंदर तो 9,50,000 लगे और बी के अंदर लगे 8,50,000, तो 9,50,000 और 8,50,000 मिला करके 1.8 मिलियन आप इन्वेस्ट कर चुके हो। 2.1 की लिमिट है तो 3 लाख बच रहे हैं। प्रोजेक्ट ई जो है वो 6 लाख का है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 लाख की जगह 3 लाख इन्वेस्ट करेंगे, 50% का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो 50% की एनपीवी ऐड कर देंगे। वही आपको ध्यान रखना था, वही आप 3 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो विथ 3 lakh remaining to invest in a project where 6 lakh can be invested. It is relatively straightforward arithmetically. वही 2,15,000 की इसकी एनपीवी थी, डिवाइड करा, उसको रेशियो में डिवाइड कर लिया आपने, जितने की आउटफ्लो है उनमें से जितना अपन इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 50% इन्वेस्ट कर पा रहे हैं तो 50% की मुझे एनपीवी मिल जाएगी, और तीनों की एनपीवी को ऐड कर देना तो आपके पास में टोटल एनपीवी का आंसर आता। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बट 2 चीज़ों में बच्चा गलती कर देगा। एक तो पीआई की जगह ट्रायल एंड एरर मेथड लगा देगा, और दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ध्यान नहीं रखेगा। एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं होते दोस्त, अभी पिछले अटेम्प्ट के ही क्वेश्चन से हैं, तो क्वेश्चन टफ नहीं होते, क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा एक और पार्ट था इसका, 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे बोलना था 2 रीजंस बाय सुलू कंपनी में बी सब्जेक्ट टू हार्ड कैपिटल राशनिंग। आपको रीजन बताने थे, देखो अब बोल भी रखा था 2 रीजन, 4 मार्क्स के लिए 2 रीजन लिखने हैं। ये तो मैंने क्लास में भी बोला हुआ है कि अगर आपको वेटेज का समझ में नहीं आया तो नॉर्मली हम कहते हैं कि 1 पॉइंट के 2 मार्क्स देते हैं वो एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो 4 मार्क्स से तो वहीं पता पड़ता है कि 2 लिखने हैं, तो बोल भी दिया 2 है, तो 1 पॉइंट के 2 मार्क्स दे रहा है, लेकिन ध्यान रखना 1 पॉइंट के 2 मार्क्स है तो कम से कम एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए पॉइंट, और ठीक ठाक, मतलब एक सेंटेंस तो पूरा लिखो, एक 4 वर्ड 5 वर्ड का लिख के मत आ जाना, मेरा पॉइंट ये। और यहाँ पे हिंट भी था, डिस्कस करने को बोल रहा है ना दोस्त, तो डिस्कशन थोड़ा तो लंबा चलेगा, तो ऐसा नहीं कि पूरा पेज लिखना है या पैराग्राफ लिखना है, लेकिन एटलीस्ट एक सफिशिएंट लेंथ का जरूर आपको आंसर देना चाहिए, ठीक है। दिस रिक्वायरमेंट आस्क फॉर अ डिस्कशन ऑफ 2 रीजंस वाई सुलू कंपनी में भी सब्जेक्ट टू। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है, दिस मीन्स रिक्वायर्ड टू एग्जामिन इन डिटेल, आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। और डिस्कशन की जब बात आती है ना, तो काफी जगह पर जहाँ पे पॉसिबल है और हिंट दे रखा है, प्रोज एंड कॉन्स की भी बात हम वहाँ पे करते हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। और 2 रीजन लिखने 4 मार्क्स के, तो 1 के 2 मार्क्स मिलेंगे, आपको सफिशिएंट डिटेल में लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे। अब कोई भी रीजन लिख देता है कैंडिडेट,
आपकी इच्छा से, बट आपको फुल्ली एक्सप्लेन करना चाहिए था। ज़्यादा रिस्पॉन्स लिखोगे वो ज़्यादा, उन्होंने लगा ज़्यादा रिस्पॉन्स होते वो दो बहुत वेग थे, बहुत छोटे छोटे थे, जैसे सोलू कंपनी सीन रिस्की या फॉर एक्सटर्नल रीजन। अरे एक्सटर्नल रीजन क्या, बैंक नहीं दे रहा है, कंपनी के पास में ऑलरेडी लोन ज़्यादा है तो बैंक आपको नया लोन देने की जरूरत, लोन नहीं दे रहा है, ये एक्सटर्नल रीजन हो सकता है। या सुलू कंपनी में ऑलरेडी डेट गियरिंग रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो रिस्की लग रही है, इसलिए उसको लोन नहीं मिल रहा है। कुछ ना कुछ आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही लिखे, वाइल दिस पॉइंट्स आर नॉट इनकरेक्ट दे नीडेड टू बी डेवलप्ड, वही डिस्कस थोड़ा फर्दर करना पड़ेगा। अब इतने लिखोगे ना तो फिर वो आधे आधे मार्क्स देके फिर इस क्वेश्चन में 1 मार्क्स देके छोड़ देगा 4 में से। तो वही चीज़ है, आपको थोड़ा डिस्कस में, जैसे यहाँ पे लिखा है therefore stating Sulu company is seen risky by investor because कंपनी का gearing ratio is higher than the industry average is a selling point। अब बोलोगे सर मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन दोस्त ये आपको इलेबोरेट करना है दिमाग से। आप बोल रहे हो, उसने बोला कि आप बताओ क्यों हो सकता है, तो क्यों हो सकता है तो कैसे भी हो सकता है, मुझे पता नहीं एक्चुअल सिचुएशन, लेकिन वो बोल रहा है कि हार्ड कैपिटलाइजेशन लगी हुई है। तो जो भी पॉसिबल रीजंस हैं उनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप डिटेल में एक्सप्लेन तो कर ही सकते हो, ठीक है साहब। यहाँ पे हो सकता है, अब यहाँ पर वैलिड पॉइंट है, इसको थोड़ा और डिटेल में लेके चल सकते हो कि भाई यहाँ पे आप लिखोगे कि भाई ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इन्वेस्टर के लिए क्योंकि आपके पास में डेट गियरिंग इशू ज़्यादा है। तो स्टेटिंग दैट लेंडर्स वुड बी कंसर्न्ड अबाउट द कंपनीज रिलेटिवली हाई डेट लेवल मे जेपरडाइज इट्स एबिलिटी टू मीट इंटरेस्ट पेमेंट्स और मेक रीपेमेंट ऑफ लोन, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। Furthermore, stating Sulu company subject to hard capitalization due to external factors such as bank won't lend them money, ये भी थोड़ा डिटेल में बताना था कि क्यों नहीं होगा। हो सकता है या तो कंपनी के पास में लैक ऑफ असेट्स हो, ऑलरेडी लोन ले रखो, या वही पुराना लोन बहुत चल रहा है तो नया लोन मिल नहीं रहा है आपके पास में, कोई ना कोई रीजन आपको समझाना पड़ेगा, डिटेल वही है, ठीक है। अब वही अगर आपने वीकर रिस्पॉन्सेज में कितने लोगों ने तो क्या करा, हार्ड कैपिटलाइजेशन की पहले डेफिनेशन दे दी। भाई बीकॉम का आंसर नहीं है, मैंने पहले भी क्लास में कितने बार बच्चों को बोला, बच्चों को लगता है कि सर 4 मार्क्स से तो बीकॉम वाला 4 मार्क्स जितना लिखना, मैं कहा ना ना ना, पेज नहीं पढ़ने, फालतू की बातें नहीं करनी, इधर उधर की बातें नहीं करनी, टू द पॉइंट करना है, बट ठीक आंसर होना चाहिए, ठीक है साहब। तो ऐसी चीजें नहीं करनी, आता है वो लिखो। फिर आ रही है रिक्वायरमेंट एक और थी डी पार्ट की 5 मार्क्स की, यहाँ पे लिखा डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ सुलू कंपनी ऑफ यूजिंग आरओसी एज एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड, और यहाँ पे डिस्कशन बोला है फिर से, डिस्कस द यूजफुलनेस। यहां से मुझे तो ऑलमोस्ट हिंट लग रहा है कि भाई वो डिस्कशन करना चाह रहा है कि क्यों आरओसी यूजफुल होगी। तो ऑन द अदर एंड मेरे को एक थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट ये भी देना चाहिए कि क्यों यूजफुल नहीं होगी। डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ यूजिंग आरओसी एज इन्वेस्टमेंट, और डिस्कशन चल रहा है तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बारे में सोचना चाहिए मुझे यहाँ, ठीक है। यहाँ पे देखो डिस्कशन है तो आपको देयरफॉर बुलेट पॉइंट्स कंसीडरिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स को डिस्कशन नहीं माना जाएगा। प्लस यहाँ पे जो डिस्कस वर्ड है वो एसीसीए बोलता है कि कंसिडर एंड डिबेट एंड आर्ग्यू अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एन इशू। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचना भी चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि आरओसी के बारे में बात करें तो आरओसी के कुछ फायदे, यूजफुलनेस भी है, कुछ नुकसान भी। यूजफुलनेस ये है सब प्रॉफिट पे बेस्ड है, तो इजी लेवल फिगर है, लोगों को समझ में भी आता है, इजी टू कैलकुलेट है, नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स समझ भी सकते हैं इस चीज़ को। नुकसान क्या है साहब, एक तो ये प्रॉफिट पर बेस्ड है, प्रॉफिट मैनिपुलेट हो सकता है, ठीक है। कैश फ्लो टेक्निक्स को हम बेटर मान के चलते हैं। प्लस एक रिलेटिव मेजर है, एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता नहीं पड़ता, बट रिलेटिव मेजर है तो एक प्रो में बोल सकता हूँ कि रिलेटिव मेजर है तो कंपेरेबिलिटी आसान होती है, रिलेटिव मेजर से कंपेरेबिलिटी बनती है। अब यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, तो 3 पॉइंट मैं लिख दूं, मतलब एक तो मैं लिख दूं कि आरओसी के ऊपर 3 पॉइंट रिगार्डिंग उसकी यूजफुलनेस और उसी के अगेंस्ट में उसके डिसएडवांटेजेस, तो भी मेरा काम हो जाएगा। मतलब 3 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, 2 एडवांटेज 3 डिसएडवांटेज लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही है, देखो आंसर करते वक्त आपको ध्यान रखना है, द सेकंड पॉइंट ऑफ द इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ आरओसी, देयरफॉर कैंडिडेट रिस्पांस नीडेड टू बी टू साइडेड, डिस्कस बोथ इन फेवर ऑफ द यूजफुलनेस एंड द अगेंस्ट द डिसएडवांटेज, क्योंकि यूजफुलनेस वर्ड लिखा है ना तो मतलब मुझे दोनों बातें करनी। यहीं पे बोलता है कि आरओसी के डिसएडवांटेजेस के बारे में बातचीत करो, डायरेक्ट बोलता तो मैं डिसएडवांटेज की बात करता, लेकिन यहाँ पे वो डिस्कस करने को बोल रहा है विद द यूजफुलनेस, तो मुझे दोनों चीजों के ऊपर पॉइंट देना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि या तो बहुत सारे रिस्पॉन्सेस लिख दिए बच्चों ने, बहुत सारे पॉइंट लिख दिया, या बहुत छोटा आंसर लिख दिया, ठीक है। फोकस्ड ओनली ऑन एडवांटेजेस ऑफ आरओसी, कोई आपको दोनों करना है, ना तो बहुत डिटेल में लिखना है ना बहुत शॉर्ट में लिखना है। अ गुड डिस्कशन ऑफ आरओसी एडवांटेज वुड फोकस ऑन इट्स यूज बाय नॉन फाइनेंशियल मैनेजर, इजी टू अंडरस्टैंड होता है क्योंकि ये, ठीक है, एंड इट्स नेचर इज एज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट मेजर, एंड ऑन इट्स वाइड यूज बाय एनालिस्ट एज अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हाँ भाई ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी यूज होता है, तो ये एडवांटेज हो गए। अब यहीं पे आपने डिसएडवांटेज ले लिया कि भाई आपको डिस्कशन करना था ऑन आरओसी डिसएडवांटेज सच एज द फैक्ट दैट इट यूजेस अकाउंटिंग प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ कैश फ्लो एंड द इंप्लीकेशन ऑफ दिस और द फैक्ट दैट आरओसी डज नॉट इनकॉर्पोरेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी नहीं लेके चलता है, और प्रॉफिट पे बात करता है तो मैनिपुलेट हो सकता है।
तो दोनों बातें आपको डिस्कस करनी थी जो बच्चों ने नहीं करी। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है ना। वही any advantage or disadvantage need to be discussed fully. Therefore, an advantage which states that ROC considers the whole life of project is correct, but it is best explained by comparing it to the method which does not consider the whole life of project such as payback. तो अगर आप ये लिख रहे हो कि ROC बेटर क्यों है, क्योंकि वो होल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता है, तो आप लिखो अनलाइक पेबैक पीरियड और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। वो अनलाइक से आपने डिस्कशन करा कि हाँ भाई बाकी मेथड नहीं करते हैं इसलिए ये मेथड बेटर है, या यूं कह लो कि लाइक अदर मेथड्स लाइक एनपीवी एंड आईआरआर, क्योंकि एनपीवी और आईआरआर भी होल लाइफ सेलेक्ट करते हैं। तो या तो आप अपने पॉजिटिव पॉइंट को और पॉजिटिव बनाने के लिए बोलो कि देखो ये एक अच्छा मेथड है, एनपीवी वो भी होल लाइफ सेलेक्ट करता है, आरओसी भी होल लाइफ करता है, तो ये अच्छा है। या फिर ये बोलो कि पेबैक पीरियड डिस्काउंट पीरियड में नहीं होता है होल लाइफ, लेकिन आरओसी करता है इसलिए वो बेटर है। तो वही आपको कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करना है, ठीक है। और इसमें कोई ज्यादा नहीं है कि बहुत डिटेल में जा रहे हैं, 4-5 वर्ड ऐड करके मैं जस्टिफाई कर रहा हूं अपने आप को। इन चीज़ों का जरूर ध्यान में रखना लिखती वक्त। अब ये चीज़ें जब आप एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ोगे इस अटेम्प्ट की, पिछले अटेम्प्ट की, तब आपको समझ में आएगा कि उसके थॉट प्रोसेस क्या है एग्जामिनर का। स्पेशली थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो भी आपके हैं सिलेबस में, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, एफआर, एफएम, पीएम, ऑडिट, इन्हीं में तो स्पेसिफिकली चीज़ें पढ़नी चाहिए साहब अपने को, ताकि अपने को आइडिया लगे, और एक नहीं मल्टीपल पढ़नी चाहिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन था ग्रो कंपनी का, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अपने को पता है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बिजनेस वैल्यूएशन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन तीनों में से कहीं से मिल के आता है, जिसमें बिजनेस वैल्यूएशन और कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं। अब बिजनेस वैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली जुड़ा हुआ ही है, तो इसलिए उसको अलग से नहीं भी लोगे तो चलेगा। अब एक्सप्लेन एंड अप्लाई रिलेवेंट अकाउंटिंग रेशियोज, इवैल्यूएट एंड डिस्कस द की फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटेजी। दो चीजें थी, एक तो अकाउंटिंग रेशियो निकालने थे पार्ट ए में, और फिर आपको इवैल्यूएट करना था, डिस्कस, वो डिस्कस आ गया, मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। की फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल फंडिंग स्ट्रैटेजीज, फंडिंग स्ट्रैटेजी में अपने पढ़ा एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी, बैलेंस स्ट्रैटेजी, उनके ऊपर कुछ बात करना होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है ग्रो कंपनी इज अ कंपनी विच हैज एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ग्रोथ विद इन द ईयर। The company's operating environment, as discussed in the scenario, is not uncommon. Rapid expansion places considerable demand on the working capital. This is the classic setup for testing students' understanding of voting. को यहाँ पे rapid growth, significant growth, ये word पढ़ते से मेरे को लग रहा था वैसा भी ओवर ट्रेडिंग के ऊपर जा रहा है। There are two parts of the question. First part test candidate understanding of over trading and their ability to evaluate the information provided. Second part test candidates understanding of financing strategies for working capital. पहला 12 मार्क का था, रेशियो निकालने थे। Using suitable working capital ratio and analyze for financial information provided, evaluate whether grow company has can be described as over trading. देखो ओवर ट्रेडिंग कर रही नहीं कर रही है, उसके लिए अपन क्या क्या चेक कर सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग करने का मतलब आपके पास में शॉर्ट टर्म डेट के ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी इक्विटी, आपके पास में लॉन्ग टर्म डेट की सिचुएशन कम होगी, आपकी कंपनी में सेल ज्यादा हो रही है बट वो क्रेडिट पे ज्यादा हो रही है, कैश की पोजीशन कम होगी, लिक्विडिटी करंट आ रहा होगा। इन चीजों को सोच के देखो आप कौन कौन से रेशियो निकाल सकते हो। अब यहाँ पे 12 मार्क्स पूछे तो मोटा मोटी 6 रेशियो के बारे में मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, एक आ रहा है एक्स्ट्रा अगर आपकी इच्छा हो तो, 6 तो मिनिमम करनी पड़ेंगे। अब क्या क्या हो सकता है देखो, ओवर ट्रेडिंग को बताने के लिए सेल बढ़ेगी बट रिसीवेबल बढ़ेंगे, क्योंकि क्रेडिट पे सेल बढ़ती है, तो रिसीवेबल का कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन अपना डेट इक्विटी रेशियो निकाल के देख सकते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो में कोई चेंजेस हुए कि नहीं हुए। करंट लाइबिलिटी करंट रेशियो और क्विक रेशियो अपन देख सकते हैं, उससे अपने को लिक्विडिटी की पोजीशन के बारे में पता पड़ेगा, ठीक है साहब। और बाकी के जो रेशियोज हैं वो भी आप सोच सकते हो इसके अंदर, जैसे वही देखो वर्किंग कैपिटल का रेशियो, इन्वेंट्री डेज, रिसीवेबल डेज, पेबल डेज निकाल दिया, इस ऑपरेटिंग साइकिल निकाल दी पूरी, कैश करंट एंड क्विक रेशियो निकाल दिए। हाँ, सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो ये अपन निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट कवर निकाल सकते हैं, आरओसी निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन का भी एक रेशियो निकाल के देख सकते हैं। अब इनमें से जो आपकी इच्छा, जो आपको एग्जाम में समझ में आया, 6 रेशियो आपको निकालने हैं। डेटा दे रखा है आपके पास में, पूरी बैलेंस शीट है, उसमें से आप देख लो आपको जो आपको समझ में आता है, ठीक है। तो ये आप देखो, अब इसमें बच्चों ने कैलकुलेशन तो करी, ठीक है। अब ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट कैन बी emphasized that that a considerable amount of analysis and evaluation is expected to score well. A strong answer should balance clear calculation जिसके 6 मार्क्स है and well developed discussion drawing on the scenario to demonstrate both understanding and application. The scenario presents Grow Company as a fast-growing business with revenue increased by over 70% in the year. While strong growth may appear healthy, it is often places pressure on the working capital and liquidity, key indicators of overtrading. A balanced response was expected, combining accurate ratio calculation with meaningful financial analysis and interpretation. और interpretation वो बड़ा नहीं, छोटा-छोटा बट काम का। जैसे most candidate were able to calculate core working capital ratio, तो सारे working capital ratio तो निकाल दिए, including inventory days, receivable days, payable days वो निकाल दिए।
मैनी ऑल्सो कैलकुलेटेड करंट एंड क्विक रेशियो, दो देयर वर ओकेजनल एरर इन फॉर्मूला एप्लीकेशन लेबलिंग, तो उसका आपको ध्यान रखना है. Some responses lacked horizontal or year-on-year analysis, such as percentage change in working capital, cash or revenue, which would be helpful to demonstrate financial strain more clearly. For instance, sell increased by over 70%, cash fell by 55 million, a critical shift that many overlooked. तो वही कैश कम हो रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग पे फोकस ज्यादा होता है और सेल बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो ये भी ओवर ट्रेडिंग की बात करते हैं. तो रेशियो नहीं है ये, बट ये हमारे डिस्कशन में काम आएंगे. सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो बहुत कम लोगों ने रेयरली अटेम्प्ट करा, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है. ये डायरेक्टली रिलेशनशिप बता रहा है कि सेल बढ़ रही है लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, अपना नेट वर्किंग कैपिटल कम है. वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं, तो ये तो डायरेक्ट बताता है. और ये ज्यादा है तो बता रहा है कि आपकी वर्किंग कैपिटल कम है, सेल ज्यादा है. ओवर ट्रेडिंग का डायरेक्ट इंप्लीकेशन होता है. तो डिस्पाइट बीइंग डायरेक्टली रिलेवेंट टू ओवर ट्रेडिंग, फ्यू कैंडिडेट इंक्लूडेड इंटरेस्ट कवर और प्रॉफिटेबल रेशियो टू सपोर्ट देयर असेसमेंट. ठीक है, वो तो अच्छी बात थी. Marks were awarded for accuracy, clarity, and relevance of the ratio calculate. However, potential marks were still available while working were evident, but conclusion underdeveloped. वही लोगों ने वर्किंग सही करी, कैलकुलेशन सही करी, रेशियो भी निकाल दिए, बट उसको लिख नहीं पाया, उसका एक्सप्रेशन लिख नहीं पाया, उसके मार्क्स गए. क्योंकि कैलकुलेशन के 6 मार्क्स है, तो 6 रेशियो के 6 मार्क्स मिल गए, बट डिस्कस एंड इवेल्युएट करने के भी तो 6 मार्क्स है. अब आपको हर रेशियो को समझाना भी था. तो डिस्कस क्वालिटी वेरीड. सम कैंडिडेट करेक्टली आइडेंटिफाइड प्रेशर ऑन लिक्विडिटी, अदर सिंपली लिस्टेड रेशियो चेंजेस विदाउट इंटरप्रेटिंग. देखो आपको यहाँ पे एक लाइन में लिखना था कि जैसे आपकी करंट रेशियो में गिरावट हो रही है, इट मींस कि आपकी करंट एसेट्स आर नॉट इनफ टू पे योर करंट लाइबिलिटी, आपके पास में लिक्विडिटी का करंट चाहिए. ये लाइन ऐड करनी थी आपको, बस आपको राम कथा नहीं लिखनी, लेकिन एक लाइन तो ऐड करनी है. अब इसे रिसीवेबल डेज इंक्रीज हुआ, ये आपने लिखा, बट इससे क्या होगा, इससे आपके पास में लिक्विडिटी का दिक्कत आएगी, वर्किंग कैपिटल कम होगी, कैश कम होगा, कैश ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ेगी. इनमें से कुछ एक लाइन तो लिखनी थी, वो नहीं लिखोगे तो दिक्कत है. A notable weakness in many scripts was the failure to address funding gap. Despite revenue growth, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जो बैलेंस शीट दे रखी होगी उसमें लिखा था कि कैश जो है वो पहले 44 मिलियन था, लेकिन इस बार नेक्स्ट ईयर मतलब एक साल पहले 44 मिलियन था, इस साल 11 मिलियन का ओवरड्राफ्ट है, तो कैश जो है वो 55 मिलियन से कम हुआ है आपका. तो ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और इसके बदले में आपके पास में क्लियर कोई फंडिंग भी नहीं है. आपने यहाँ तो इक्विटी को इशू करा है, ठीक है, कोई लिखा है क्वेश्चन में लिखा हो ग्रो कंपनी रेज नो एडिशनल इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट, या फिर हो सकता है डेट और इक्विटी का फिगर सेम चल रहा हो. तो इट मींस कि आपने फाइनेंसिंग जो करी है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग से करी है अपनी ग्रोथ को, और शॉर्ट टर्म बोरिंग से ग्रोथ को अगर फाइनेंसिंग कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल आपकी एग्रेसिवली मैनेज हो रही है, आप यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो. ठीक है, पेबल्स भी शार्पली इंक्रीज हुए, पेमेंट नहीं है क्योंकि लिक्विडिटी का इशू है. सजेस्टिंग सप्लायर्स वर बीइंग यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये भी लाइन आप लिख सकते थे. ये भी क्लियरली ओवर ट्रेडिंग का साइन होता है, इसके बारे में लोग लिखना भूल गए. Few candidate defined over trading and concluded clearly. कुछ लोगों ने ओवर ट्रेडिंग, अब ओवर ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो पहले ओवर ट्रेडिंग के भी यहाँ पे डेफिनेशन देना जरूरी है, ठीक है ना. तो जहाँ जरूरत है वहां पे आप बातें कर सकते हो, ठीक है. तो अब ये सर, तो इसका सही तरीका क्या होता, आप पहले तो ओवर ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं, एक बेसिक कंसाइज डेफिनेशन देते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग अकर्स व्हेन कंपनी एक्सपांड्स इट्स ऑपरेशन फास्टर देन इट कैन सपोर्ट विद लॉन्ग टर्म फाइनेंस लीडिंग टू लिक्विडिटी स्ट्रेन एंड फाइनेंस. इतनी सी एक लाइन लिखने से भी काम हो जाता. तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ड्राम कथा नहीं लिखनी, एक एक लाइन में आंसर लिखना है, बट सही टू द पॉइंट आंसर लिखना है. फिर आपने अपने रेशियो निकाले, वेयर पॉसिबल कैंडिडेट शुड यूज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्योंकि आपको दो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के फिगर दे रखे हैं, तो आप दोनों के निकालो. आप कॉलम में अपना एक्सेल है, कॉलम बना दो रेशियो, रेशियो का नाम इधर वर्किंग का कॉलम, उसके बाद में ईयर जो ओपनिंग बैलेंसेस है और क्लोजिंग, या ओपनिंग मतलब वाला है, और फिर अपना जो ईयर का नाम दे रहा हो, ईयर नंबर दे रखा हो, तो ईयर का नंबर लिख के तो दोनों ले लो, और फिर आपका चेंज का एक कॉलम, उसके हिसाब से आपको पता भी पड़ जाएगा कि मुझे क्या डिस्कशन करना है, ठीक है साहब. और फिर एनालाइज कर रहे हैं, जैसे राइजिंग रिसीवेबल और इन्वेंटरी डेज है तो उससे वर्किंग कैपिटल में दिक्कत आएगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ रही है, ऑपरेटिंग जो कैश साइकिल है वो बढ़ती जा रही है. हायर पेएबल डेज मतलब आप अपने सप्लायर्स को स्ट्रेच कर रहे हो टू रेज एडिशनल शॉर्ट टर्म फाइनेंस, देखिए इससे रेपुटेशनल डैमेज वगैरह हो सकती है, बट वहां तक जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की ही बात कर रहे हैं. नो इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिस्पाइट 70% राइज इन डेट, और कैश आपका फॉल कर रहा है. ये सब आप अगर करते हैं तो इससे आपको पता पड़ता है कि लिक्विडिटी में दिक्कत आ रही है, स्ट्रेन हो रहा है. एंड स्टेट की ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेसिवली, और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो आपको जरूर लिखनी है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 40 मिलियन बट कैश डिक्लाइन हुआ सिग्निफिकेंटली. तो जो प्रॉफिट आया वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लिक्विडिटी में दिक्कत आ रही है. एंड नेट वर्किंग कैपिटल रोज विदाउट एनी लॉन्ग टर्म फंडिंग टू सपोर्ट इट, वर्किंग कैपिटल को की रिक्वायरमेंट बढ़ गई बट उसके बदले में लॉन्ग टर्म कोई सपोर्ट आप ले नहीं रहे हो. ये सब स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ओवर ट्रेडिंग हो रही है. बस वही आपको रेशियो निकालना था, रेशियो का एक्सप्लेनेशन, उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बेसिस पे कंक्लूजन लिखना था.
वही फॉर्म अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन एनालिसिस. जैसे गो कंपनी डिस्प्लेज सेवरल साइंस ऑफ ओवर ट्रेडिंग इंक्लूडिंग डिटोरेटिंग लिक्विडिटी, राइजिंग वर्किंग कैपिटल डिमांड एंड नो न्यू लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू सपोर्ट एक्सपेंशन. दिस पैटर्न इज अनलाइकली टू बी सस्टेनेबल अनलेस एड्रेस्ड. इस तरीके से कंक्लूजन देना था. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जहां पे वो आपको 12 मार्क्स दे रहा है और कैलकुलेशन पे. तो बच्चों लगता है 12 मार्क्स मतलब सिर्फ रेशियो निकाल दूंगा तो 12 मार्क्स मिल जाएंगे. नहीं नहीं दोस्त, उसने डिस्कशन की बात करी है तो वो डिस्कशन के मार्क्स देगा. ठीक है ना. आपको यहाँ पे 12 मार्क्स दे रहा है, आपको बोला यूजिंग सुटेबल वर्किंग कैपिटल रेशियो एनालाइज. आपको ये नहीं बोला कि वर्किंग कैपिटल रेशियो के मार्क्स है, वो कह रहा है वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालो और उसके बाद से एनालाइज करो. तो ये चीजों का अपने को थोड़ा ना इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में. इसके अलावा फिर बचे हुए 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो कह रहा था एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच एज कंपेयर टू एग्रेसिव अप्रोच ऑफ फाइनेंसिंग ग्रुप कंपनीज वर्किंग कैपिटल. तो दोनों अप्रोच के एडवांटेज डिसएडवांटेज बनाए, दोनों के बताने ना. एक्सप्लेन द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच एज कंपेयर टू एग्रेसिव अप्रोच. तो दोनों पे बात करनी. तो देखो कंजर्वेटिव के अंदर क्या होता है कि हम कहते हैं कि अपन कोशिश करते हैं कि ज्यादा हिस्सा लॉन्ग टर्म फाइनेंस का हो टू फाइनेंस माय परमानेंट करंट एसेट्स एंड फ्लक्चुएटिंग का भी. लेकिन एग्रेसिव वाले जो होते हैं वो परमानेंट का भी ज्यादातर हिस्सा शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करना चाहते हैं. जो आपकी फ्लोटिंग है उसके लिए तो हम कहते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म लेकर के आना है. बैलेंस वाले क्या करते हैं, परमानेंट के लिए लॉन्ग टर्म लेके आते हैं, परमानेंट करंट एसेट्स के लिए या परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए, और जो फ्लक्चुएटिंग वाली है उसके लिए शॉर्ट टर्म का लेके आते हैं. तो वो मैच करते हैं, वो बैलेंस अप्रोच होती है, मैचिंग मेथड भी कहते हैं इसको. कंजर्वेटिव वाले क्या करते हैं कि ज्यादातर जो वर्किंग कैपिटल चाहे परमानेंट वाली हो चाहे आपकी फ्लक्चुएटिंग वाली हो, दोनों को लॉन्ग टर्म पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं. एग्रेसिव वाले इन दोनों को जितना हो सकता है शॉर्ट टर्म पे लेके आते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में कॉस्ट कम लगती है आपकी. शॉर्ट टर्म लोन सस्ते होते हैं तो कॉस्टिंग कम हो जाती है, बट उससे फाइनेंशियल आपका मेन शॉर्ट टर्म लोन जब बढ़ते हैं तो आपके रीफाइनेंसिंग का रिस्क बढ़ जाता है. तो रीफाइनेंसिंग जो है वो गलत काम हो जाता है. कंजर्वेटिव में फायदा क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है बट आपको रीफाइनेंसिंग की जरूरत नहीं है, स्टेबिलिटी होती है, आप कैश फ्लो वगैरह प्रिडिक्ट कर सकते हो, इंटरेस्ट का पेमेंट आपको पता होता है कैसे क्या करना है, वो चीज़ है. बट उससे कॉस्ट बढ़ रही है तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस बढ़ रहा है. ठीक है, तो वहां पर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है. लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव मेथड में लॉन्ग टर्म लोन बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म लोन बढ़ने से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है. और एग्रेसिव में शॉर्ट टर्म लोन बढ़ रहा है, वहां पे रीफाइनेंसिंग का रिस्क बढ़ रहा है. ये दो चीजें आपको मेंशन करनी होती है मेन इसके अंदर. ठीक है, तो आपको वही दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली रिक्वायर कैंडिडेट टू कॉन्ट्रास्ट कंजर्वेटिव एंड एग्रेसिव अप्रोच ऑफ फंडिंग वर्किंग कैपिटल विद द एक्सपेक्टेशन दैट कैंडिडेट वुड अप्लाई देयर आंसर्स टू ग्रो कंपनी. कॉमन स्ट्रेंथ जैसे फंडिंग अप्रोचेस में आपको बोले इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन फंडिंग अप्रोच द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट डिस्कस्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी सच एज स्पीडिंग अप रिसीवेबल और होल्डिंग मोर इन्वेंट्री. इसकी तो बात ही नहीं करनी थी, बोला ही नहीं. अमंग दोज हु डिड एड्रेस द फाइनेंसिंग एक्सपेक्ट्स द डेफिनेशन वर ऑफन वेग और इनकम्प्लीट. तो वही देखो, पहले कंजर्वेटिव अप्रोच को समझाएंगे, फिर अपन समझाएंगे उसके एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज, फिर अपन समझाएंगे हमारे एग्रेसिव उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज. ठीक है ना. तो कंजर्वेटिव अप्रोच इन्वॉल्व्स यूजिंग लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, example equity or long term loan to fund all permanent current assets and some fluctuating current asset या most of the fluctuating current asset, ensuring stability and reducing liquidity risk. ठीक है, और इधर आप एग्रेसिव अप्रोच इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, एग्जांपल ओवरड्राफ्ट या ट्रेड क्रेडिट टू फंड ऑल फ्लक्चुएटिंग असेट्स एज वेल एज पार्ट ऑफ परमानेंट करंट असेट्स, रिड्यूसिंग कॉस्ट बट इंक्रीजिंग रीफाइनेंसिंग रिस्क एंड लिक्विडिटी. ये रीफाइनेंसिंग रिस्क उल्टा लिख दिया, रीफाइनेंसिंग रिस्क को. ठीक है ना. अब stronger responses made the discussion clearly and then evaluated the implication. Conservative funding reduces the risk of cash flow problem and the pressure of renewal. वही refinancing risk कम हो जाता है, बट इससे हायर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट होती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है और फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है अगर लोन ज्यादा है तो. और एग्रेसिव फंडिंग से चीपर है, मोर रिस्पॉन्सिव है, बट एक्सपोजेस द बिजनेस टू रीफाइनेंसिंग रिस्क एंड वनरेबिलिटी ड्यूरिंग मार्केट स्ट्रेस और क्रेडिट टाइटनिंग. वही बात है. तो ये आपको समझाना था यहाँ पे कि भाई एग्रेसिव अप्रोच में रीफाइनेंसिंग का रिस्क हो जाएगा. बैंक को कभी हुआ तो बैंक कभी भी शॉर्ट टर्म लोन ऑन डिमांड होते हैं तो बैंक कभी भी आपसे खींच सकता है वो लोन की फैसिलिटी. इन चीजों के बारे में डिस्कशन करना था. अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिड नॉट अप्लाई देयर एनालिसिस. अब लास्ट में देखो, अपने को पूरा क्वेश्चन नहीं यहाँ पे ग्रो कंपनी का है, लास्ट में ग्रो कंपनी की बात कर रहा है तो मुझे मेरा डिस्कशन एंड करना था ग्रो कंपनी के ऊपर. अब ग्रो कंपनी के लिए तो बोल ही रखा था कि आपका कैश कम हो रहा है, ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म लोन तो आपने लिए ही नहीं थे. तो ये पक्की बात है कि आप यहाँ पे एग्रेसिव स्ट्रैटेजी पे जा रहे हो, तो आपको बताना था. यहाँ पे ग्रो कंपनी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस द सिनेरियो शोज ग्रो कंपनी एक्सपांडेड रैपिडली विदाउट रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मूविंग कैश बैलेंस ऑफ 44 million इनटू 11 million ओवरड्राफ्ट. इट इज अ साइन ऑफ एग्रेसिव शॉर्ट टर्म फंडिंग. Although not a formal requirement of the marking scheme, contextualizing theory in this way demonstrate deeper understanding. वही देखो, अब ये अगर तुम ऐसे नहीं भी लिखते
कि भाई 44 मिलियन के कैश को 11 मिलियन के ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट करा उससे, या फिर सिर्फ इधर भी लिखते हैं कि भाई कंपनी ने सामने दिख रहा था कि वो एक्सपांड कर रही है, ग्रो रैपिडली, उसने लॉन्ग टर्म फाइनेंस रोज नहीं करे, तो वो शॉर्ट टर्म एग्रेसिव शॉर्ट टर्म फंडिंग पे काम करी, इतना लिखते तो भी चलते। ये कैश वाला नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, वो कह रहे हैं, लेकिन ये लिखने से आप सामने को इंप्रेस कर रहे हो। तो कहीं पे अगर आपने कुछ एक जगह कम ज्यादा भी करा होगा, उसको लगेगा यहाँ पे अच्छा आंसर लिखा है, मैं आधा मार्क्स इसको एक्स्ट्रा दे देता हूँ यहाँ पर। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है साहब। तो यहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन ये, प्लीज डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फाइनेंसिंग ऑफ करंट असेट्स, यूज करेक्ट डेफिनेशन, आई स्पेसिफिकली रेफरिंग टू परमानेंट एंड फ्लक्चुएटिंग करंट असेट्स, structure your answer to cover both advantages disadvantages for each approach and where appropriate apply theory to scenario to enhance your analysis। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी लास्ट जो अपनी साइकिल आई है उसको लेकर के। आप ऐसे ही और बाकी की साइकिल्स के भी क्वेश्चंस को देखिए, एग्जामिनर रिपोर्ट देखिए, पास्ट क्वेश्चंस को देखिए, आपको एक आइडिया लगता है। इस चीज से हमें पता पड़ा ना कि मेरे एग्जाम में मेरे एग्जामिनर मुझसे चाह क्या रहा है। मेन बच्चा हर बार ये बोलता है सर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, समझ में नहीं आ रहा, थ्योरी याद नहीं कर पा रहे। तो जरूरी नहीं कि थ्योरी याद ही करनी पड़े, कितनी बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हमें याद होगी बट मैं अगर सही लिख नहीं पाया तो भी मेरे लिए दिक्कत है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कहीं पर भी उन्होंने रटने की बात नहीं करी, उन्होंने कहा आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है, आप अपने हिसाब से आंसर लिखो। हम ये नहीं करें आप बुक की लैंग्वेज लिखो, आप सही डेफिनेशन लिखो, अपने हिसाब से लिखोगे वो मार्क्स देंगे, बट सही चीज लिखने के मार्क्स देंगे, और क्या चीज कहाँ पर लिखनी है क्या नहीं लिखनी है वो आपको एग्जामिनर रिपोर्ट और पास्ट पेपर्स को पढ़ के ही समझ में आता है, ठीक है साहब। तो ओके बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए एग्जामिनर रिपोर्ट का डिस्कशन था। अब आप इस रिपोर्ट को अपने हिसाब से पढ़िए, प्लस पुरानी रिपोर्ट्स को भी पढ़िए, प्लस पुराने पास्ट पेपर के सॉल्यूशंस को भी चेक कीजिए। स्पेशली सेक्शन सी के लिए आपकी आंखें खुलेगी, आपको पता पड़ेगा क्या सेक्शन सी में जहां पर मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ शायद वो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो ये है कि मैं आंसर जो है वो सही पैटर्न पे ही नहीं लिख पा रहा हूँ, और मुझे पैटर्न क्योंकि पता ही नहीं है। तो इससे पता पड़ता है कि पैटर्न क्या है, डिस्कस का मतलब क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज जब बोले तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी, ठीक है साहब। तो चलिए ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आराम से इस रिपोर्ट को स्टडी करो, दूसरी रिपोर्ट्स को स्टडी करो, और भी कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें अप्रोच कीजिए, ठीक है, और हम आपके डाउट्स वगैरह और भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम वैसे भी मैराथन सेशन वगैरह ऑलरेडी अपलोड हो चुका है आप लोगों के लिए, आप उसको देख सकते हैं, उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। आगे जा करके आपके लिए वैसे भी जो प्री दिसंबर मॉक है उसका भी सेशन आपके लिए आने ही वाला है, तो आप उसके भी आंसर्स को देख पाएंगे, उसमें किस तरीके से आंसर लिखने करने वो भी वहाँ पे अपन डिस्कस करें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में।